एक दिन अचानक पूरी दुनिया में मॉन्स्टर्स अपीयर हो जाते हैं। इंसान अपनी पावर अवेकन करते हैं फिर भी हार जाते हैं। सिटीज़ ख़त्म हो जाती हैं, गवर्नमेंट्स गिर जाती हैं और दुनिया एक पैंडेमिक अपोकलिप्स बन जाती है। इसी तबाही के बीच एक नॉर्मल लड़के को मिलती है सिस्टम की पावर। लेकिन ये सिस्टम सिर्फ उसके घर के एरिया में ही काम करता है और उसकी फैमिली उस एरिया के बाहर फंसी हुई है। अब सवाल ये है, क्या वो इस सिस्टम से इतना स्ट्रॉन्ग बन पाएगा कि अपनी फैमिली को जिंदा बचा सके? इसका जवाब जानने के लिए पूरी स्टोरी ज़रूर देखिए। एक दिन जब दुनिया बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी, लोग अपनी रोज़ की ज़िंदगी में बिजी थे, किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि ये नॉर्मल दिन आखिरी नॉर्मल दिन होने वाला है। उसी दिन सब कुछ पल भर में बदल गया। बिल्डिंग्स जलने लगी, शहर चीखों और आग में डूब गया और दुनिया अचानक खत्म हो गई। इस तबाही के पीछे ना कोई वॉर था, ना कोई मीटियर। ये सब शुरू हुआ एक पैंडेमिक से और वही पैंडेमिक ह्यूमैनिटी के एंड की शुरुआत बन गया। पैंडेमिक के बाद ह्यूमैनिटी ने सबसे पहला प्राइस चुकाया, एक बड़ा लॉस। हर जगह लाशें थीं और जो जिंदा बचे थे वो अपने ही लोग खो चुके थे। टाइम के साथ हालात और बिगड़ते चले गए। इकोनॉमी कोलैप्स हो गए, शॉप्स बंद हो गए और फूड सबसे बड़ी समस्या बन गया। रिसोर्सेज खत्म हुए तो लोग भी बदलने लगे। अब फाइट मॉन्स्टर से नहीं बल्कि लोगों के बीच हो रही थी और सर्वाइवल के लिए इंसानियत टूटने लगी। ये अपोकलिप्स अचानक नहीं आया, इससे पहले भी कई वार्निंग साइंस थे, लेकिन किसी ने उन्हें सीरियसली नहीं लिया और समझने से पहले ही सब कुछ हाथ से निकल चुका था। जो साइंस इग्नोर किए गए थे वही ह्यूमैनिटी के एंड का सिग्नल बन गए और दुनिया कभी नॉर्मल नहीं हुई। लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ डिजीज़ नहीं थी, वो मॉन्स्टर्स थे। हर शेप, हर साइज, सिर्फ तबाही के लिए। मॉन्स्टर्स के आते ही कुछ लोग अवेकन हुए, नॉर्मल ह्यूमंस नहीं बल्कि स्पेशल एबिलिटीज़ वाले। लेकिन जो हुआ वो पूरी तरह प्रेडिक्टेबल था। नॉवेल्स में अवेकन हीरोज़ दुनिया बचा लेते हैं, लेकिन रियलिटी में रूल्स अलग थे। यहाँ हीरोज़ काफ़ी नहीं थे। अवेकन होने के बाद भी मेटा ह्यूमंस वीक थे। उनकी पावर अपोकलिप्स रोकने के लिए काफ़ी नहीं थी और यहीं से ह्यूमैनिटी का डाउनफॉल शुरू हो गया। अपोकलिप्स के 3 दिन बाद बाहर दुनिया टूट रही थी, लेकिन यहाँ सब कुछ अभी भी नॉर्मल लग रहा था। इसी बीच एमसी शांति से खाना खा रहा था, ना पैनिक ना भाग दौड़, जैसे ये दिन भी बाकी दिनों जैसा हो। लेकिन सच ये था कि दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। जो नॉर्मल लग रहा था वो सिर्फ इल्यूजन था और असली अपोकलिप्स अब शुरू हो रहा था। एमसी धीरे धीरे पानी पी रहा था क्योंकि इस वर्ल्ड में रिसोर्सेज लिमिटेड हो चुके थे। इस वक्त एमसी बिल्कुल अकेला था, पूरा घर खामोश था, सिर्फ उसके थॉट्स। इस पूरे अपार्टमेंट में सिर्फ एमसी जिंदा था। 100 स्क्वायर मीटर का घर अब सिर्फ उसका था। बाहर दुनिया मर रही थी। एमसी बताता है कि उसकी फैमिली सब बाहर थी, इस अपार्टमेंट में सिर्फ वही रह रहा था। और ये अपार्टमेंट लोन और फैमिली एसेट्स मिलाकर लिया गया था, आसानी से नहीं। रूल्स के हिसाब से किसी एक को यहाँ 2 साल रहना था, तभी टैक्स बेनिफिट्स मिलते। इसी वजह से एमसी यहाँ था। अपोकलिप्स के बाद से एमसी यहीं बंद था, इसी घर के अंदर। एमसी फ़ोन चेक करता है, नो कॉल्स नो मैसेजेस, दुनिया से कनेक्शन कट हो चुका था। तभी एमसी को बाहर से आवाज़ सुनाई देती है। वो चौंक जाता है और शीशे के बाहर देखता है। एक मॉन्स्टर सीधा उसकी तरफ देख रहा होता है। अगले ही पल मॉन्स्टर विंडो की तरफ चार्ज करता है, जोर की भयानक आवाज़ के साथ। एमसी मॉन्स्टर का असली चेहरा देखता है, खुला हुआ मुंह, तेज दांत और एक जानलेवा रोर। मॉन्स्टर बिल्कुल सामने था। एमसी पूरी तरह फ्रीज हो चुका था, डर उसके चेहरे पर साफ था। तभी एमसी के सामने एक ब्लू स्क्रीन अपीयर होती है, बिल्कुल सिस्टम जैसी। स्क्रीन पर लिखा होता है, अल्टीमेट शट इन हाउस डिक्लेरेशन। इस घर में बिना एमसी की परमिशन कोई एंटर नहीं कर सकता। एमसी आखिरकार सांस लेता है। दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन वो जिंदा था। एमसी समझ जाता है कि ये सब लक नहीं था, ये एबिलिटी की वजह से था। घर एक एब्सोल्यूट सेफ जोन था, लेकिन एमसी यहीं फंसा हुआ भी था, क्योंकि अल्टीमेट शट इन घर के बाहर जा ही नहीं सकता। एमसी ठंडी सांस लेता है, न बाहर जा सकता है, न कुछ बदल सकता है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। असली समस्या थी खाना। एमसी अब तक फ्रिज के साइड डिशेस पर जी रहा था और सिर्फ कुछ रामेन पैकेट्स बचे थे, जिनके खत्म होते ही सर्वाइवल भी खत्म होने वाला था। अचानक एक सिस्टम मैसेज सामने आता है, जिस पर लिखा होता है, यू हैव हंटेड अ कैलिकन। और एमसी एक पल के लिए पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। मैसेज पढ़ते ही एमसी मिरर के पास जाता है और नीचे झांककर सिचुएशन समझने की कोशिश करता है। नीचे का सीन बेहद हॉरिफाइंग था। कई मॉन्स्टर्स एक बॉडी को घेर कर उसे खा रहे थे। एमसी के दिमाग में सवाल उठता है, क्या उसने सच में मॉन्स्टर हंट किया या वो बस घर से टकराकर मर गया? तभी अचानक एक और तेज आवाज़ आती है और एमसी फिर से बाहर की तरफ देखता है। इस बार मॉन्स्टर्स का बिहेवियर पूरी तरह बदल चुका था। वो अजीब तरह से चिल्लाने लगे और इधर उधर हिलने लगे। उसी पल एक और सिस्टम मैसेज आता है, जिस पर लिखा होता है, लूट कैलकुलेशन कंप्लीट, और रिवॉर्ड सीधा वॉलेट में ट्रांसफर हो जाता है। एमसी कुछ सेकंड्स के लिए पूरी तरह फ्रीज हो जाता है। उसी समय सीलिंग लाइट अचानक ऑन हो जाती है और इलेक्ट्रिसिटी वापस आ चुकी होती है। एमसी नोटिस करता है कि घर के सारे फंक्शंस एक एक करके रिस्टोर हो रहे हैं। तभी सिस्टम फिर रिएक्ट करता है और लिखा होता है, अल्टीमेट शट इन, डिग्निटी प्रेजर्वेशन अनलॉक्ड।
एमसी सिस्टम पैनल को घूरता रहता है और सोचता है, क्या सच में सब कुछ वापस नॉर्मल हो गया है। कंफर्म करने के लिए एमसी फ्रिज खोलता है। वाटर टैप चालू हो जाता है और इंडक्शन भी सही से काम करने लगता है। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही काम कर रहा था जैसा अपोकलिप्स से पहले होता था। एमसी अपने आप से सोचता है, अगर ये सब काम कर रहा है तो क्या ये भी। एमसी फोन चेक करता है, लेकिन पुअर नेटवर्क रहता है और इंटरनेट अब भी डेड होता है। तभी एमसी की नज़र फ्लोर पर पड़ी एक पेन ड्राइव पर जाती है। एमसी बिना रुके पीसी ऑन करता है और स्क्रीन रोशनी से भर जाती है। उसी पल एमसी के दिमाग में एक पुरानी मेमोरी उभर आती है, एक छोटा सा हाथ जो माँ की उंगली पकड़े हुए था। फिर एक और इमेज सामने आती है, फैमिली के साथ बर्थडे सेलिब्रेशन, हंसी और सुकून से भरा हुआ। एमसी गहरी सांस लेता है, उसका दिल भारी हो चुका था। वो खुद से कहता है, मुझे अपनी फैमिली को किसी भी हालत में यहाँ लाना होगा। अचानक एक नई सिस्टम विंडो खुलती है। उस पर लिखा होता है अल्टीमेट शट-इन स्टोर लेवल 1। एक स्टोर जो असली दुनिया में नहीं, सीधे सिस्टम के अंदर मौजूद थी। एमसी स्क्रीन को ध्यान से देखता है। उसके चेहरे पर हल्की सी कंफ्यूजन दिखती है। दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, ये स्टोर आखिर काम कैसे करता है। थोड़ी देर सोचने के बाद एमसी अपना हाथ आगे बढ़ाता है और बिना डाउट के वो स्टोर के आइकन पर क्लिक कर देता है। स्क्रीन बदलते ही एक नया पैनल दिखाई देता है, अल्टीमेट शट इन वॉलेट, बैलेंस 2,203,241 और नीचे लिखा होता है, वुड यू लाइक टू लिस्ट योर फर्स्ट आइटम। एमसी उस मैसेज को दोबारा पढ़ता है। जितना पैसा उसके पास दिख रहा था वो सीधे इसी वॉलेट से जुड़ा हुआ था। अब उसे समझ आने लगा था, ये स्टोर नॉर्मल चीज नहीं है। एमसी खिड़की खोलने की कोशिश करता है। वो आगे झुकता है, हवा को फील करने के लिए नहीं, बल्कि ये टेस्ट करने के लिए कि क्या वो सच में बाहर जा सकता है। जैसे ही वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, एक नीली सिस्टम मैसेज अचानक अपीयर होती है। उस पर साफ लिखा होता है, अल्टीमेट शट इन कैन नॉट लीव द हाउस। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई ऑप्शन नहीं, बस एक फाइनल रूल। उसके चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन साफ दिखती है। जैसा उसने सोचा था, ये तरीका भी काम नहीं किया। स्किल लेवल बढ़ने के बाद भी वो अभी भी बाहर नहीं जा सकता। लेकिन उसी मोमेंट एमसी के दिमाग में एक बात क्लियर हो जाती है, अगर बाहर जाने का रास्ता बंद है तो उसे स्ट्रॉन्गर बनना ही पड़ेगा। अब कोई शॉर्टकट नहीं था। एमसी खुद से सोचता है, अगर वो मॉन्स्टर्स को हंट करेगा तो उसका लेवल इंक्रीज होगा और हर लेवल अप के साथ उसे नई स्किल्स मिलेंगी। यही उसका ओनली ऑप्शन था। एमसी बालकनी के पास खड़ा होता है। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही होती है, अगर वो लेवल अप कर ले तो शायद आगे का रास्ता खुल सकता है। लेकिन सवाल अभी भी वही था, वो मॉन्स्टर्स को मारेगा कैसे। नीचे का नज़ारा देखते ही एमसी को समझ आ जाता है, पहले जो हुआ था वो हर बार रिपीट नहीं हो सकता। वैसी सिचुएशन दोबारा मिलना काफ़ी मुश्किल है। तभी एमसी अचानक रुक जाता है। उसके सारे थॉट्स एक पल के लिए थम जाते हैं और उसके दिमाग में बस एक शब्द आता है, वेट। जैसे कोई आइडिया अचानक क्लिक कर गया हो। एमसी नीचे मौजूद एक मॉन्स्टर को ध्यान से देखता है। सीधी लड़ाई अभी पॉसिबल नहीं लगती, लेकिन गॉब्लिन्स शायद उन्हें संभाला जा सकता है। एमसी इधर उधर देखता है और पास पड़ी वाटर बॉटल उठा लेता है। बॉटल हाथ में आते ही उसके चेहरे पर हल्का कॉन्फिडेंस दिखता है। एमसी बालकनी के पास खड़ा होता है। उसके हाथ में पानी की बॉटल होती है। वो अपने शरीर को थोड़ा सा मोड़ता है और सही सा स्टांस लेता है। अगले ही पल एमसी पूरी ताकत से बॉटल को बाहर की तरफ थ्रो कर देता है। बॉटल हवा में घूमती हुई घर की बाउंड्री के बाहर जाती हुई साफ दिखती है। एमसी एक पल के लिए चौंक जाता है, फिर उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। वो खुद से कहता है, ये सच में वर्क कर गया। तभी एमसी को एक बात समझ में आती है, वो घर के बाहर खुद नहीं जा सकता, लेकिन चीज़ों को बाहर भेज सकता है। यानी रिस्ट्रिक्शन सिर्फ बॉडी पर है। एमसी के दिमाग में एक आइडिया आता है, अगर वो आइटम्स को बाहर भेज सकता है तो शायद इसी तरह वो मॉन्स्टर्स को डैमेज भी कर सके। एमसी अपने हाथ में एक और चीज़ उठाता है। वो हल्की सी एक्साइटमेंट के साथ बोलता है, चलो अब इसी को ट्राई करते हैं। एमसी धीरे से खिड़की के पास जाता है। वो बाहर झांककर नीचे की तरफ देखता है। उसकी आंखें हर मूवमेंट को ध्यान से ऑब्जर्व कर रही थीं। नीचे सड़क पर कई मॉन्स्टर्स इकट्ठा खड़े दिखाई देते हैं। वो आपस में कुछ इशारों और आवाज़ों में एक दूसरे से टॉक कर रहे होते हैं। उसी भीड़ में एक गॉब्लिन दिखाई देता है। वो किसी का खून लगा हुआ फूड उठाकर दूसरी तरफ ले जा रहा होता है। ये देखते ही एमसी का चेहरा बदल जाता है। उसके मुंह से अचानक निकलता है, डोंट लीव। उसकी आवाज़ में साफ टेंशन थी। एमसी पीछे हटता है और अपने हाथ में डंबल को कसकर पकड़ लेता है।
वो अपने पैरों को जमाता है और पूरा शरीर थ्रो के लिए स्टांस में ले आता है। अगले ही पल एमसी पूरी ताकत से डंबल को बाहर की तरफ थ्रो कर देता है। वो हवा चीरता हुआ सीधे नीचे की ओर जाता है। डंबल सीधा एक मॉन्स्टर के सिर पर जा लगता है। जोर की आवाज के साथ उसका शरीर वहीं ढेर हो जाता है। वो मॉन्स्टर उसी पल मर जाता है। एमसी सामने खड़े मॉन्स्टर्स को देखता है। उसके चेहरे पर साफ डर नजर आता है। वो मन ही मन सोचता है कि हालात उसके हाथ से निकल रहे हैं। एमसी की नज़र नीचे पड़े डंबल पर जाती है। उसे एहसास होता है कि अभी उसके पास यही आखिरी चीज बची है। एमसी खुद से सवाल करता है कि अब आगे क्या करे। उसे पता है कि वो बहुत भारी चीजें नहीं फेंक सकता। उसकी ताकत की लिमिट यहीं तक है। अचानक एमसी के कानों में नीचे से अजीब आवाजें आने लगती हैं। ये आवाजें मॉन्स्टर्स की होती हैं। एमसी थोड़ा सा चौंक जाता है। नीचे खड़े मॉन्स्टर्स अब एमसी की बिल्डिंग की तरफ देखने लगते हैं। उन्हें ऊपर किसी इंसान की मौजूदगी महसूस हो जाती है। अब सारे मॉन्स्टर्स पूरी तरह गुस्से में आ जाते हैं। उनकी चीखें और हरकतें और ज्यादा खतरनाक हो जाती हैं। एमसी का शरीर सख्त हो जाता है। डर की वजह से उसके हाथ कांपने लगते हैं। उसे समझ आ रहा है कि अब वो खतरे में है। नीचे जमा हुए सारे मॉन्स्टर्स एक साथ जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। उनकी आवाज़ों में गुस्सा भी है और भूख भी। पूरा इलाका उनके शोर से भर जाता है। अगले ही पल मॉन्स्टर्स बिना रुके एमसी की बिल्डिंग की तरफ दौड़ पड़ते हैं। डस्ट हवा में उड़ने लगती है और ज़मीन कांपने लगती है। अब उनका पूरा ध्यान सिर्फ इसी जगह पर होता है। एमसी बालकनी से नीचे देखता है और एक पल के लिए रुक जाता है। वो खुद से कहता है कि अभी पैनिक करना सही नहीं है। उसकी नज़र तेज़ी से हर चीज़ को चेक कर रही होती है। एमसी नीचे की डिस्टेंस का अंदाज़ा लगाता है। वो समझता है कि इतनी दूरी से सिचुएशन पूरी तरह होपलेस नहीं है। उसके चेहरे पर थोड़ी कैलकुलेशन दिखने लगती है। एमसी की आंखों में हल्की सी चमक आती है। उसके दिमाग में एक ऑप्शन घूमने लगता है जो वो अब तक इस्तेमाल नहीं कर पाया था। एमसी हवा में हाथ उठाकर ओपन स्टोर को एक्टिवेट करता है। उसके सामने अचानक नीली सिस्टम स्क्रीन खुल जाती है। अब उसके पास सोचने का टाइम बहुत कम है। स्क्रीन पर अल्टीमेट शट इन का सिस्टम साफ दिखाई देता है। आइटम लिस्ट करने का ऑप्शन और बैलेंस दोनों सामने होते हैं। एमसी समझ जाता है कि यही उसका अगला मूव है। एमसी बिना हेजिटेशन के लिस्ट आइटम पर टैप कर देता है। अब उसने पूरी तरह सिस्टम पर भरोसा कर लिया है। सिस्टम स्क्रीन पर एक नया सवाल सामने आता है। नीली इंटरफेस पर साफ लिखा होता है, क्या ये आइटम सच में लिस्ट करनी है? एमसी एक पल के लिए स्क्रीन को देखता है। एमसी बिना ज्यादा सोचे सिर हिलाता है। हल्की आवाज में वो जवाब देता है, यस आई विल। अब उसने फैसला कर लिया था। एमसी के जवाब देते ही सिस्टम काम करना शुरू कर देता है। नीली रोशनी आइटम को स्कैन करती है। पूरी प्रक्रिया तेज लेकिन बिल्कुल एक्यूरेट होती है। लगातार 2 सिस्टम मैसेजेस पॉपअप होते हैं। एक में लिखा होता है, ए क्लासिक नॉन स्लिप 3 किलोग्राम्स डंबल हैज़ बीन लिस्टेड। मैसेज पढ़ते ही एमसी थोड़ा हैरान होता है। वो खुद से सोचता है कि ये प्राइस लगभग वही है जो उसने पहले ऑनलाइन देखा था। मार्केट रेट अपोकलिप्स से पहले जैसा ही लग रहा था। सिस्टम स्क्रीन पर पूरा डिटेल दिखता है। क्लासिक नॉन स्लिप 3 किलोग्राम्स डंबल। क्वांटिटी साफ तौर पर 2 दिखाई देती है। एमसी ध्यान से हर डिटेल चेक करता है। डिटेल कंफर्म होते ही एमसी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। थोड़ी एक्साइटमेंट के साथ वो फिर से कहता है, यस। उसका प्लान सही डायरेक्शन में जा रहा था। अब एमसी अगला कदम उठाता है। वो सिस्टम को डंबेल समन करने का कमांड देता है। उसकी नज़र पूरी तरह स्क्रीन पर टिकी होती है। अचानक नीली रोशनी तेज हो जाती है और अगले ही पल डंबेल सीधे एमसी के सामने मटेरियलाइज हो जाता है। डंबेल गिरते ही एमसी की आंखें चमक उठती हैं। वो एक्साइटमेंट में खुद से बोल उठता है, इट वर्कड। उसका आइडिया सच में काम कर गया था। एमसी डंबेल को फील करता है। थोड़ा सा स्माइल करते हुए वो सोचता है, अच्छा है, इसमें प्रॉपर वेट है। कमज़ोर नहीं, बिल्कुल यूजेबल। बिना देर किए एमसी बालकनी की तरफ बढ़ता है। वो बिल्डिंग के बाहर एम बनाता है और पूरी ताकत से डंबेल नीचे थ्रो कर देता है। डंबेल हवा चीरता हुआ नीचे गिरता है, सीधा एक गॉब्लिन के हेड पर जा लगता है। इम्पैक्ट इतना जोरदार होता है कि मॉन्स्टर वहीं खत्म हो जाता है। अचानक कई सिस्टम मैसेजेस पॉपअप होते हैं। You've hunted a goblin. You've obtained EXP. 3345 वन वॉलेट में ऐड हो जाते हैं। मैसेजेस देखते ही एमसी मुट्ठी भींच लेता है। खुशी में वो जोर से बोलता है, यस। अब उसे पूरा भरोसा हो चुका था। नीचे खड़े बाकी गॉब्लिन्स डेड बॉडी की तरफ देखते हैं। उनके चेहरों पर कंफ्यूजन और रेज साफ दिखती है।
उन्हें समझ आ जाता है कि कुछ गलत हुआ है। अगले ही पल गॉब्लिन्स हरकत में आ जाते हैं। वो बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। उनका फोकस अब सीधा ऊपर था। एमसी जल्दी में एक और डंबल थ्रो करता है, लेकिन इस बार एम थोड़ा बिगड़ जाता है। डंबल टारगेट को मिस कर जाता है। मिस होते ही एमसी का मूड बदल जाता है। गुस्से में वो दांत भींचकर बोलता है, डैम इट, अब सिचुएशन इजी नहीं रहने वाली थी। अचानक एक नया सिस्टम मैसेज स्क्रीन पर दिखाई देता है। सिस्टम कंफर्म करता है कि 3 सेट्स ऑफ क्लासिक नॉन स्लिप 3 किलोग्राम्स डंबल्स सफलतापूर्वक खरीदे जा चुके हैं। अगले ही पल एक हल्की डिंग की आवाज आती है। सिस्टम के जरिए डंबल्स समन होते हैं। नीली रोशनी के बीच कई डंबल्स एमसी के सामने प्रकट हो जाते हैं। एमसी बिना किसी झिझक के एक डंबल उठाता है। बालकनी के किनारे तक जाकर वो नीचे की ओर निशाना लगाता है और पूरी ताकत से डंबल फेंक देता है। डंबल सीधे नीचे गिरता है। इस बार भी निशाना बिल्कुल सही होता है। वो सीधे एक गॉब्लिन के सिर पर लगता है। जोरदार टक्कर के साथ गॉब्लिन वहीं मर जाता है। तुरंत कई सिस्टम मैसेजेस पॉपअप होते हैं। You've hunted a goblin. एमसी के वॉलेट में 2512 वन जुड़ जाते हैं और उसके बाद एक और नोटिफिकेशन आता है, स्किल लेवल बढ़ चुका है और एक न्यू स्किल अनलॉक हो चुकी है। मैसेजेस देखते ही एमसी के चेहरे पर खुशी साफ दिखती है। उसके हाथ में डंबल है और उसका कॉन्फिडेंस अब और मजबूत हो चुका है। हल्की मुस्कान के साथ वो कहता है, नाइस। अचानक एक नया सिस्टम विंडो ओपन होता है। उस पर लिखा होता है, अल्टीमेट शट इन स्टोरेज, एक अलग डायमेंशन जहां आइटम्स को सेफली स्टोर किया जा सकता है। एमसी ऊपर देखता है और खुद से सोचता है, इस बार ये कोई स्किल नहीं बल्कि एक प्रॉपर स्टोरेज है। वो तुरंत बोलता है, ओपन स्टोरेज। एमसी अपने हाथ में पकड़ा हुआ डंबेल आगे करता है। एक ब्लू लाइट फ्लैश होती है और डंबेल धीरे धीरे स्टोरेज के अंदर चला जाता है। तुरंत एक और सिस्टम मैसेज पॉपअप होता है। सिस्टम पूछता है, विल यू प्लेस दिस इन द स्टोरेज? एमसी बिना रुके जवाब देता है, यस। अगली स्क्रीन पर दिखता है, अल्टीमेट शट इन स्टोरेज। डंबेल सक्सेसफुली स्टोर हो चुका होता है और सिस्टम फिर पूछता है, वुड यू लाइक टू समन आइटम? एमसी के हाथ के पास एक ब्लू लाइट फिर से चमकती है। अगले ही पल वही डंबेल सीधे उसके हाथ में अपीयर हो जाता है। ये देखकर एमसी जेन्युइनली खुश हो जाता है। हल्की स्माइल के साथ वो बोलता है, यस। अब एमसी को क्लियर हो जाता है कि वो किसी भी आइटम को स्टोरेज से किसी भी जगह समन कर सकता है। ये सोचते ही एमसी के चेहरे पर एक डेविलिश स्माइल आ जाती है। अब उसके दिमाग में कुछ डेंजरस प्लान्स बन चुके होते हैं। बाहर से अचानक बिल्डिंग की तरफ एक तेज ब्लू लाइट चमकती हुई दिखती है, जैसे अंदर कुछ एक्टिवेट हो गया हो। अंदर बालकनी में खड़ा एमसी शांत आवाज में बोलता है, ओपन स्टोरेज। उसके सामने हवा में एक ग्लोइंग सिस्टम विंडो बनता है और स्टोरेज ओपन हो जाता है। एमसी अपना हाथ आगे बढ़ाता है। जैसे ही वो जेस्चर करता है, सिस्टम तुरंत रिएक्ट करता है। हवा में लाइट ब्लिंक होती है और स्टोरेज पूरी तरह एक्टिव हो जाता है। अचानक हवा में नीली रोशनी चमकती है। एक नहीं, कई सारे डंबल्स एक साथ समन हो जाते हैं। अगले ही पल सारे डंबल्स हवा से नीचे गिरने लगते हैं, तेज रफ्तार में, सीधे जमीन की तरफ। नीचे खड़े मॉन्स्टर्स ऊपर देखते हैं, हवा से गिरते हुए भारी डंबल्स। एक गॉब्लिन के सिर के पास एक डंबल आ पहुंचता है। उसकी आंखें फैल जाती हैं। डर उसके चेहरे पर साफ दिखता है। अचानक कई सिस्टम मैसेजेस एक साथ आते हैं। यू हैव हंटेड अ गॉब्लिन। लगातार लेवल अप। सिस्टम रिवॉर्ड दिखाता है। 54,661 सीधे अल्टीमेट शटन के वॉलेट में ऐड हो जाते हैं। इसके बाद एक नया प्रॉम्प्ट सामने आता है, वुड यू लाइक टू लिस्ट एडिशनल आइटम्स? एमसी के चेहरे पर एक बड़ी स्माइल आ जाती है। बिना सोचे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो बोलता है, यस। शॉप ओपन होते ही एमसी एक साथ 10 आइटम्स लिस्ट करता है। स्क्रीन पर अल्टीमेट शट इन स्टोर दिख रहा है, जिसमें डेली यूज के सारे आइटम्स के नाम और उनकी प्राइसेस शो हो रही हैं। टोटल बैलेंस अब 2,178,806 हो चुका है। एमसी कामली बताता है कि गॉब्लिन को हराने के बाद उसने जो डंबेल्स यूज किए थे उन्हें भी सेल कर दिया। साथ ही ग्रोसरीज और डेली नेसेसिटीज का स्टॉक भी कंप्लीट हो गया। अचानक एमसी का फोकस स्क्रीन पर चला जाता है। उसके फेस पर थोड़ी सरप्राइज वाली एक्सप्रेशन है, जैसे उसने कुछ अनयूजुअल नोटिस कर लिया हो। स्क्रीन पर एक नया स्टेटस पॉपअप होता है, अल्टीमेट शट-इन्स वॉलेट, और उसका लेवल क्लियरली मैक्स लिखा हुआ दिख रहा है। एमसी कंफ्यूज टोन में सोचता है, व्हाट इज दिस? फिर वो खुद से ही पूछता है, क्या डिग्निटी प्रेजर्वेशन को ऑन रखने में भी पैसा लगता है? थोड़ा परेशान होते हुए एमसी अपना सिर पकड़ता है। उसके फेस से लगता है कि सिस्टम के रूल्स उसे अब भी प्रॉपर्ली समझ नहीं आ रहे। एमसी इलेक्ट्रिसिटी,
गैस और वाटर बिल्स के बारे में सोचता है और कंक्लूड करता है कि शायद फ्रिज ज़्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है। एमसी इरिटेट होकर बोलता है, दिस इज ट्रबलसम। उसके दिमाग में गॉब्लिन्स का ख्याल आता है और वो उन्हें इस मेस का रीज़न मानता है। फ्लैशबैक जैसा सीन आता है जहां दिखाया जाता है कि एमसी ने डंबेल्स गिरा गिराकर गॉब्लिन्स का हंट किया था, जिससे उनमें केओस मच गया। आखिर में गॉब्लिन्स अपना ओल्ड होम छोड़कर भाग जाते हैं। एरिया पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। एमसी कामली बताता है कि उस दिन के बाद से वो सिर्फ 2 क्रीचर्स को ही हंट कर पाया है और उसकी प्रोग्रेस यहीं पर रुक सी गई है। थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होकर एमसी खुद से पूछता है कि क्या हंट करने के लिए अब कोई और क्रीचर्स बचे भी हैं या नहीं। स्क्रीन पर एक डेड कैलिकन का हेड दिखाया जाता है, जो क्लियरली बताता है कि ये क्रीचर पहले ही एलिमिनेट हो चुका है। एमसी नोटिस करता है कि आसपास एक भी लिविंग क्रीचर नहीं बचा। उसके दिमाग में क्लियर होता है कि अब उसे कोई और मेथड ढूंढना पड़ेगा। एमसी थोड़ी देर सोचता है और उसके फेस से लगता है कि उसके दिमाग में धीरे धीरे एक नया प्लान फॉर्म हो रहा है। बालकनी में खड़े होकर एमसी आसमान की तरफ देखता है और सोचता है कि शायद आज लक साथ दे और कोई डम कैलिकन उड़ता हुआ मिल जाए। अचानक एमसी का एक्सप्रेशन बदल जाता है। आसमान में कुछ देखकर वो एकदम शॉक हो जाता है। एमसी क्लियरली नोटिस करता है कि वो कोई और नहीं बल्कि एक और कैलिकन है जो हवा में मूव कर रहा है। क्लोजअप में कैलिकन का टेरिफाइंग लुक दिखाया जाता है। उसके शार्प टीथ और अग्रेसिव प्रेजेंस पूरे सीन को इंटेंस बना देते हैं। पूरे शॉक के साथ एमसी बोल पड़ता है, एक कैलिकन। एमसी रिलीफ के साथ सोचता है कि शायद भगवान ने उसे अभी तक अबैंडन नहीं किया है और उसके लिए एक चांस अभी भी बचा हुआ है। एमसी जल्दी से एक लैडर लेता है और उसे अपनी बालकनी की रेलिंग के साथ टाइटली टाई कर देता है कि वो स्टेबल रहे। लैडर को पकड़कर एमसी सामने देखता है, जहां कैलिकन हवा में उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। जैसे ही लैडर का मेटल एज लाइट रिफ्लेक्ट करता है, वो शाइन सीधा मॉन्स्टर की आंखों पर पड़ती है। कैलिकन की आंखें अचानक ग्लो करने लगती हैं और उसका फोकस पूरी तरह एमसी पर आ जाता है। मॉन्स्टर अपनी डायरेक्शन चेंज करता है और धीरे धीरे एमसी की बालकनी की तरफ आने लगता है। कैलिकन अपना बड़ा सा मुंह खोलता है और अग्रेसिव वे में एमसी की बालकनी की तरफ झपटता है। मॉन्स्टर को आता देख एमसी के फेस पर एक स्माइल आती है और वो श्योर हो जाता है कि उसका प्लान काम कर गया। अचानक एक ब्लू कलर्ड बैरियर अपीयर होता है जो मॉन्स्टर के अटैक को सीधा रोक लेता है। बैरियर का फोर्स मॉन्स्टर को पीछे की तरफ पुश कर देता है। एमसी सिचुएशन को देखकर कॉन्फिडेंट हो जाता है। उसे लगता है कि इस स्पीड से चीजें आगे बढ़ी तो आउटकम उसके फेवर में ही जाने वाला है। एमसी अपने मन में क्लियर सोचता है कि अगर वो कैलिकन को मार देता है तो वो पक्का लेवल अप करेगा। अचानक कैलिकन बालकनी से एक तेज विंड प्रेशर छोड़ता है जो सीधा एमसी की तरफ आता है और एमसी अपना चेहरा कवर कर लेता है। एमसी पूरी ताकत लगाकर उस विंड प्रेशर को रेजिस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन प्रेशर काफी स्ट्रांग होता है। प्रेशर के बीच एमसी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अगला मूव क्या होगा। जैसे ही एमसी आंखें खोलता है, वो शॉक हो जाता है क्योंकि कैलिकन अचानक बालकनी से गायब हो चुका होता है। एमसी डर के साथ बोलता है, नो वे, और तभी देखता है कि कैलिकन उसकी रूफ पर जाकर बैठ चुका है। कैलिकन बिल्कुल सी शेप में खड़ा होता है और एक बहुत ही टेरिफाइंग लुक के साथ एमसी को घूर कर देखता है। उस नज़र को देखकर एमसी का चेहरा टाइट हो जाता है और उसके अंदर फियर क्लियरली दिखने लगता है। सीन कैलिकन पर शिफ्ट होता है, जो अपना मुंह ऊपर की तरफ उठाता है जैसे अगला अटैक स्टार्ट होने वाला हो। कैलिकन पूरी फोर्स से ब्लू शील्ड पर अटैक करता है। शील्ड के सामने तुरंत सिस्टम का अलर्ट फ्लैश होता है जिसमें क्लियर लिखा होता है, अनऑथराइज्ड एंटिटी। अटैक रोक दिया जाता है, लेकिन प्रेशर अभी भी बना हुआ है। शील्ड के अराउंड एक के बाद एक मल्टीपल सिस्टम मैसेजेस पॉप होने लगते हैं। हर जगह सिर्फ एक ही वार्निंग रिपीट होती है, अनऑथराइज्ड एंटिटी अटेम्प्टिंग टू एंटर। स्क्रीन थोड़ी अनस्टेबल लगती है, पर शील्ड अभी भी होल्ड कर रहा है। एमसी शील्ड को देखते हुए थोड़ा काम होता है और मन में सोचता है, क्या ये शील्ड सच में ब्रेक होने वाला है। उसके फेस पर डाउट है, लेकिन अभी तक शील्ड क्रैक होता हुआ नहीं दिख रहा। अचानक एमसी थोड़ा पैनिक में आ जाता है। बिना टाइम वेस्ट किए वो हाथ आगे बढ़ाता है और बोलता है, ओपन स्टोर। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट है, मुझे अभी कुछ ना कुछ करना ही होगा। तुरंत सिस्टम स्टोर ओपन हो जाता है। एमसी के सामने एक ब्लू इंटरफेस में सारे आइटम्स की लिस्ट आ जाती है। डेली यूज से लेकर सर्वाइवल तक के आइटम्स क्लियरली स्क्रीन पर दिख रहे होते हैं। एमसी आइटम्स को देखते हुए एनालिसिस करता है। वो सोचता है, फ्रॉम व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड सो फार, सिस्टम का लूट मैकेनिज्म सिर्फ कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस पर ही काम करता है। एमसी अपनी पास्ट फाइट्स याद करता है और रियलाइज करता है कि उसकी गॉब्लिन हंट हमेशा सक्सेसफुल नहीं रही। कई बार मॉन्स्टर्स मरने के बाद भी उसे एक्सपेक्टेड लूट नहीं मिला। उसके दिमाग में एक और सीन फ्लैश होता है, जहां कुछ सर्वाइवर्स अपने डेड एलाइज के कॉर्प्सेस को बैटलफील्ड से उठाकर ले जा रहे थे।
वह मोमेंट उसके लिए एक इंपॉर्टेंट क्लू बन जाता है। एमसी क्लियर कंक्लूजन पर पहुंचता है। जो कॉप्सेस उसके पास नहीं होते उन्हें लूट के लिए कैलकुलेट ही नहीं किया जाता। डिस्टेंस का फैक्टर यहां क्लियरली मैटर करता है। एमसी फाइनल थॉट में बोलता है, अगर डिस्टेंस एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा हो जाए तो लूट कैलकुलेशन होता ही नहीं। उसका फोकस वापस कैलिकन पर जाता है, जैसे नेक्स्ट मूव का प्लान अभी शुरू होने वाला हो। एमसी के दिमाग में एक ही थॉट घूम रहा है। वो खुद से बोलता है, ये होने नहीं दे सकता। अगर मॉन्स्टर यहां तक आ गया तो सिचुएशन बिल्कुल कंट्रोल से बाहर चली जाएगी। एमसी बैल्कनी की तरफ देखते हुए सोचता है, क्या इस मॉन्स्टर को एक ही शॉट में खत्म करने का कोई तरीका है? उसकी नज़र बैरियर और मॉन्स्टर के बीच अटकी हुई है। अचानक एमसी के माइंड में सिस्टम का स्टोर इंटरफेस फ्लैश होता है। आइटम्स की लिस्ट में एक चीज उसकी आंखों के सामने रुक जाती है, कैनोला ऑयल 900 मिलीलीटर्स। एमसी बिना एक सेकंड वेस्ट किए डिसीजन लेता है और बोलता है, 10 बॉटल्स ऑफ कैनोला ऑयल परचेस करो। उसका टोन क्लियर है, जैसे प्लान ऑलरेडी सेट हो। ब्लू लाइट के साथ सिस्टम एक्टिवेट होता है और एक के बाद एक कैनोला ऑयल की बॉटल्स एमसी के सामने समन हो जाती हैं, फ्लोर पर नीटली गिरती हुई। एमसी जल्दी जल्दी सारी बॉटल्स उठाता है। उसके फेस पर अर्जेंसी है और वो बिना रुके अंदर की तरफ भागने लगता है। किचन में पहुंचते ही एमसी एक पैन उठाता है और बिना टाइम वेस्ट किए उसमें कैनोला ऑयल डालना शुरू कर देता है। एमसी पैन को इंडक्शन पर रख देता है। ऑयल धीरे धीरे हीट होने लगता है। एमसी एक स्टिक उठाता है और उसके टिप पर कॉटन का कपड़ा टाइटली लपेट देता है। उसके हाथ रुकते नहीं। एमसी कॉटन से लपेटी हुई स्टिक को धीरे से बॉइलिंग ऑयल में डाल देता है। गरम ऑयल कपड़े में सोक होने लगता है और स्टिक हैवी होती चली जाती है। एमसी बिना टाइम वेस्ट किए सामने आए ब्लू इंटरफेस की तरफ देखता है और क्लियरली बोलता है, ओपन स्टोर। सिस्टम का पॉपअप आता है, विल यू लिस्ट दिस आइटम? एमसी बिना हेजिटेशन के शॉर्ट सा आंसर देता है, यस। एमसी पैन में बचा हुआ बॉइलिंग ऑयल केयरफुली उठाता है और उसे डायरेक्टली सिस्टम की स्टोरेज में ट्रांसफर कर देता है। तुरंत एक मैसेज पॉपअप होता है, बॉइलिंग हॉट कैनोला ऑयल हैज बीन लिस्टेड, और एमसी का प्लान कंफर्म हो जाता है। एमसी नजर घुमाकर काउंटर पर रखे लाइटर की तरफ बढ़ता है और हाथ आगे बढ़ाता है। एमसी लाइटर जलाता है और कॉटन से लपेटी हुई स्टिक की टिप पर फ्लेम लगाता है। ऑयल सोक्ड कॉटन तुरंत आग पकड़ लेता है और स्टिक एक स्ट्रॉन्ग बर्निंग टॉर्च में बदल जाती है। सीन कट होता है और हमें कैलिकन दिखाया जाता है, जो अभी भी एमसी की रूफ पर बैठा हुआ नीचे घूर रहा होता है। एमसी जलती हुई स्टिक को मजबूती से पकड़ता है और बिना डरे कैलिकन की तरफ कदम बढ़ता है। एमसी तेज सांस लेते हुए सिस्टम की तरफ देखता है और बिना रुके क्लियरली बोलता है, समन कैनोला ऑयल। तुरंत ऊपर से सिस्टम एक्टिवेट होता है और मॉन्स्टर के ऊपर पूरा गरम कैनोला ऑयल गिरने लगता है। गरम ऑयल लगते ही मॉन्स्टर जोर से चिल्ला उठता है और पेन में अपनी बॉडी हिलाने लगता है। इसी मोमेंट एमसी जलती हुई स्टिक उठाता है, दोनों हाथ से पकड़कर मॉन्स्टर पर फोकस करता है। एमसी पूरी फोर्स के साथ बर्निंग स्टिक मॉन्स्टर की तरफ थ्रो कर देता है। स्टिक लगते ही मॉन्स्टर के ऊपर भयानक फ्लेम फैल जाती है और आग और तेज हो जाती है। ये देखकर एमसी के फेस पर हल्का सा कॉन्फिडेंस आता है और वो खुद से बोलता है, ये काम कर गया। हमें कैलिकन की आंखें दिखाई जाती हैं, जहां गुस्से के साथ दर्द भी क्लियरली नजर आता है और उसकी बॉडी पूरी तरह आग में घिरी होती है। जलती हुई कैलिकन हवा में कंट्रोल खो देता है और बिल्डिंग से नीचे गिरने लगता है। एमसी ये सीन देखकर थोड़ा घबरा जाता है। हमें कैलिकन की चीख सुनाई देती है जलते हुए फ्लोर पर। मॉन्स्टर अपनी फाइनल चीख के साथ मर जाता है। अब उसकी बॉडी पर कोई भी मूवमेंट नहीं होती। एमसी के सामने सिस्टम का मैसेज पॉपअप होता है, जिसमें दिखाता है कि उसने कैलिकन लेवल 27 को सक्सेसफुली डिफीट कर दिया है। उसे मैसिव अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस मिली है, उसका स्किल लेवल इंक्रीज हुआ है, एक नया स्किल अनलॉक हुआ है और पास में मौजूद लूट ने रिक्वायरमेंट मीट कर ली है। कैलकुलेटिंग लूट कैलकुलेट होना स्टार्ट हो गई है। सिस्टम से आवाज आती है, लूट कैलकुलेट कंप्लीट हो गई है। 9,347,487 अल्टीमेट शट-इन के वॉलेट में डिपॉजिट हो गए हैं। एमसी शॉक से बोलता है, 9 मिलियन। एमसी बोलता है, ये तो करीब 10 मिलियन वन के हैं। एमसी को बिलीव नहीं हो रहा होता इतना अमाउंट देखकर। सिस्टम का एक मैसेज दिखाया जाता है, रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है। हाउस टेरिटरी अब बढ़ना चालू हो चुका है। अचानक पूरी बिल्डिंग जोर से हिलने लगती है, जैसे नीचे से कोई हैवी फोर्स एक्टिवेट हो गई हो, और एमसी बैलेंस संभालने की कोशिश करता है। एमसी शॉक में इधर उधर देखता है और पैनिक में रिएक्ट करता है। उसी मोमेंट एमसी की आंखें धीरे धीरे नॉर्मल से डार्क होने लगती हैं और उसके फेस पर कंफ्यूजन के साथ फियर क्लियरली दिख रहा है। तभी पूरे एरिया का कलर सडनली चेंज हो जाता है, जैसे रियलिटी का फिल्टर स्विच हो गया हो और सराउंडिंग्स बिल्कुल अलग लगने लगें। एमसी अपना सिर पकड़ लेता है, क्योंकि उसे अचानक शार्प हेडेक होने लगता है और उसका बॉडी रिएक्शन कंट्रोल से बाहर जा रहा होता है।
रूम का सीन एक स्ट्रेंज स्कैनिंग टाइप कलर में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कोई इनविजिबल सिस्टम पूरी जगह को एनालाइज कर रहा हो। यही स्कैनिंग इफेक्ट कॉरिडोर में भी स्प्रेड हो जाता है और वॉल्स, फ्लोर, सब कुछ एक अलग ही डायमेंशन जैसा फील कराने लगता है। फिर सेम बिल्डिंग के अंदर एक फैमिली का सीन दिखाया जाता है जो बिल्कुल नॉर्मल लग रही होती है, जैसे उन्हें कुछ भी अनयूजुअल फील नहीं हो रहा। एमसी को अचानक ये सब क्लियरली दिखने लगता है और वो खुद भी समझ नहीं पाता कि ये विजन उसे कैसे मिल रही है। उसके माइंड में सिर्फ कन्फ्यूजन होता है। और तब एमसी को रियलाइज होता है कि ये लोग उसके ही पास वाले घर के नेबर्स हैं, जो इस सिचुएशन को और भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग बना देता है। एमसी अपनी आंख जोर से पकड़ लेता है। दर्द इतना शार्प होता है कि उसका बैलेंस बिगड़ने लगता है और सांस भी हैवी हो जाती है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूमता है, व्हाट्स हैपनिंग, क्योंकि सिचुएशन उसके कंट्रोल से बाहर जा चुकी होती है। फिर से वही फैमिली का सीन दिखाया जाता है। सब लोग पास खड़े होते हैं और उनके चेहरों पर क्लियर टेंशन और वरी दिखाई देती है। धीरे धीरे एमसी की आंखें नॉर्मल होने लगती हैं, डार्कनेस हटने लगती है और उसकी विजन वापस स्टेबल होती जा रही होती है। और एक ही पल में पूरा सराउंडिंग्स बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो और रियलिटी रीसेट हो गई हो। स्क्रीन पर टेक्स्ट आता है, जस्ट अ मोमेंट अगो, जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये सीन कुछ ही देर पहले का है। यहाँ इंट्रोड्यूस होता है चॉय ह्यूंगजुन, फैमिली का हस्बैंड, लेट 30 का, जो सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा होता है। उसके साथ पाक हाइवोन दिखाई जाती है, वाइफ लेट 30 की, जिनके फेस पर कंसर्न और अनईजीनेस क्लियरली नजर आती है। फिर दोनों बच्चों का इंट्रो होता है, चॉय नेओन फर्स्ट चाइल्ड और चॉय सेओयन सेकंड चाइल्ड, जो पेरेंट्स के पास ही रहते हैं। तभी एक सिस्टम मैसेज अपीयर होता है जो बताता है कि कुछ बीइंग्स डिस्कवरी कंडीशंस मीट कर चुकी। स्क्रीन पर एक क्लियर सिस्टम मैसेज आता है जो एमसी से सीधा सवाल करता है, क्या तुम उन्हें सिटीजनशिप देना चाहते हो या नहीं। एमसी धीरे से आगे बढ़ता है। उसकी नज़र पूरी तरह सिस्टम विंडो पर फिक्स हो जाती है, जैसे हर ऑप्शन का वेट समझ रहा हो। एमसी अपने मन में सोचता हुआ पूछता है, अगर मैंने सिटीजनशिप नहीं दी तो आगे क्या होगा। सिस्टम तुरंत वार्निंग देता है, जो बीइंग सिटीजनशिप नहीं पाएंगे उन्हें घर से बाहर निकाल दिया जाएगा और कॉन्फर्मेशन भी मांगा जाता है। एमसी के फेस पर टेंशन आ जाती है, क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि अगर सिटीजनशिप नहीं दी तो सब मॉन्स्टर्स के डेंजर में आ जाएंगे। थोड़ी देर सोचने के बाद एमसी फाइनल डिसीजन लेता है और कामली बोलता है, चारों को सिटीजनशिप दे दो। सिस्टम विंडो तुरंत रिएक्ट करती है और चॉय ह्यूंगजुन, पाक हाइवोन, चॉय नेओन और चॉय सेओयन को सिटीजनशिप मिल जाती है। एमसी थोड़ा रिलैक्स्ड फील करता है और सोचता है, लगता है सिटीजनशिप के साथ कुछ और स्किल्स भी अनलॉक हुई हैं, चेक करना पड़ेगा। स्क्रीन पर नए स्किल डिटेल्स फ्लैश होते हैं, अल्टीमेट शट इन, अल्टीमेट आइज लेवल 1, और मैसेज आता है कि घर के अंदर कुछ भी उसकी नज़र से नहीं बच सकता। एमसी क्यूरियोसिटी के साथ सिस्टम से पूछता है, क्या मेरे पास सिटीजन से रिलेटेड और भी कुछ है। एमसी के सामने अल्टीमेट शट इन का रूल एक्टिवेट होता है। स्क्रीन पर लिखा आता है कि बिना रूलर की परमिशन के कोई भी इस घर के अंदर एंटर नहीं कर सकता। नीचे सिटीजनशिप मैनेजमेंट का ऑप्शन भी अनलॉक हो जाता है। एमसी स्क्रीन को ध्यान से देखते हुए बोलता है, ओह, यहीं पर है, लगता है ये वही ऑप्शन है जो मैं ढूंढ रहा था। स्क्रीन पर सिटीजन्स की लिस्ट ओपन होती है। चॉय ह्यूंगजुन लेवल 9, पार्क हीवॉन लेवल 5, चॉय नायोन लेवल 3 और चॉय सोयोन लेवल 2। साथ ही करंट पॉपुलेशन दिखता है। एमसी थोड़ा सरप्राइज्ड होकर सोचता है, 600 लोग, क्या ये नंबर थोड़ा ज़्यादा नहीं है? इतने लोग इस घर के अंदर कैसे आ सकते हैं। एमसी चॉय ह्यूंगजुन का प्रोफाइल ओपन करता है। ट्रस्ट लेवल 24 दिख रहा है, अवेकेंड एबिलिटी नन लिखा है और नीचे एक्सपीरियंस और मनी डिस्ट्रीब्यूशन का ऑप्शन लॉक्ड पड़ा है। एमसी सोचता है, शायद ये एक्सपीरियंस और मनी के बारे में बात कर रहा है, जो ये लोग मेरे साथ शेयर करेंगे। और लगता है मैं डिसाइड कर सकता हूं कि कितना शेयर चाहिए। एमसी के फेस पर हल्की सी स्माइल आती है और वो खुद से पूछता है, क्या इसी तरह मैं धीरे धीरे स्ट्रांग बनने वाला हूं। तभी एमसी का ध्यान एक नए ऑप्शन पर जाता है। वो स्क्रीन पर देखता है और बोलता है, क्या मैं इसे एक क्वेस्ट दे सकता हूं। स्क्रीन पर गिव क्वेस्ट का मेन्यू ओपन होता है। उसमें क्वेस्ट डिस्क्रिप्शन, टाइम लिमिट, रिवॉर्ड और फेलियर की पेनल्टी लिखने के ऑप्शंस क्लियरली दिखते हैं। एमसी स्क्रीन के सामने खड़ा होकर सोचता है, लगता है मैं खुद क्वेस्ट के डिटेल्स फिल कर सकता हूं। और इसी के साथ एक नया प्लान उसके दिमाग में बनना शुरू हो जाता है। स्क्रीन पर गिव क्वेस्ट का ऑप्शन ओपन होता है। क्वेस्ट डिस्क्रिप्शन में लिखा आता है, हंट अ गॉब्लिन। टाइम लिमिट और बेसिक डिटेल्स क्लियरली दिख रही हैं। सिस्टम कंफर्म करता है, वुड यू लाइक टू गिव दिस क्वेस्ट, और नीचे दो ऑप्शंस दिखते हैं, येस और नो। एमसी सोचता है कि रिवॉर्ड तो बेसिक है, लेकिन उसका ध्यान पेनल्टी फॉर फेलियर पर जाता है। वो चेक करता है कि पेनल्टी को कितना एक्सट्रीम तक एडिट किया जा सकता है। पेनल्टी एडिट होते ही स्क्रीन पर लिखा आता है, फेलियर पर डेथ। ये देखकर एटमॉस्फेयर सडनली इंटेंस हो जाता है।
फिर से कॉन्फर्मेशन स्क्रीन आती है, वुड यू लाइक टू गिव दिस क्वेस्ट, जैसे सिस्टम लास्ट बार पूछ रहा हो। एमसी कुछ सेकंड्स के लिए चुप हो जाता है, सोचता है और फिर क्वेस्ट देने के लिए नो सेलेक्ट कर देता है। तुरंत सिस्टम का मैसेज आता है, यू हैव कैंसल्ड योर रिक्वेस्ट, और क्वेस्ट स्क्रीन बंद हो जाती है। एमसी नीचे बैठकर सोचता है, अगर मैं चाहूँ तो मैं अपने सिटीजन्स को कभी भी मार सकता हूँ, इतनी पावर मेरे हाथ में है। उसके चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन आता है और वो समझ जाता है, यही मेरी असली एबिलिटी है। एमसी खुद से पूछता है, अब मुझे क्या करना चाहिए। एमसी क्वाइटली सिस्टम को कमांड देता है और अपनी एबिलिटी एक्टिवेट करता है, जिसका नाम है अल्टीमेट आइज। जैसे ही एबिलिटी एक्टिवेट होती है, पूरा एटमॉस्फेयर अचानक चेंज हो जाता है। रूम का मूड हैवी और टेंस हो जाता है। एमसी को रियलाइज होता है कि अब वो सब कुछ देख सकता है, हर मूवमेंट, हर डिटेल, कुछ भी उससे छुपा नहीं है। उसकी नज़र फिर से उसी फैमिली पर पड़ती है जो अभी भी एक जगह बैठी हुई, क्लियरली परेशान और हेल्पलेस लग रही है। वाइफ एंशियस वॉइस में पूछती है, डार्लिंग अब हम क्या करें, और उसके फेस पर फियर क्लियरली दिख रहा होता है। हस्बैंड डिसाइड करता है कि उसे बाहर जाना ही पड़ेगा, कम से कम पानी लाने के लिए, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं बचा। वाइफ उसे रोकने की कोशिश करती है, कहती है ये बहुत डेंजरस है, पर हस्बैंड मानता है कि उनके पास कोई और चॉइस नहीं। हस्बैंड कामली बोलता है कि वो नियर बाय कन्वीनियंस स्टोर ट्राई करेगा, शायद वहाँ कुछ मिल जाए। उसके फेस पर टेंशन और कन्फ्यूजन साफ दिख रही होती है, जैसे वो खुद भी अपने डिसीजन से श्योर नहीं है। तभी बच्चा धीरे से कहता है, मॉम आई एम थर्स्टी, और ये लाइन सिचुएशन को और ज़्यादा हैवी बना देती है, जैसे नेक्स्ट मूव अनअवॉइडेबल हो। हस्बैंड धीरे से सियो योन का नाम लेता है, उसकी आवाज़ में टेंशन और कंसर्न साफ सुनाई देता है। वो वाइफ से कहता है कि तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो ना, मैं ज़रूर कुछ ले आऊँगा, बस तुम लोग यहीं वेट करो। वाइफ कुछ बोल नहीं पाती, उसका चेहरा बता देता है कि वो अंदर से बहुत ज़्यादा डर और कन्फ्यूजन में है। इसी बीच एमसी अपने सिस्टम को कमांड देता है और कहता है, डिस्पेल अल्टीमेट आइज। एबिलिटी खत्म होते ही एमसी थोड़ा टायर्ड और वीक सा लगने लगता है, जैसे एनर्जी ड्रेन हो गई हो। एमसी सिचुएशन को एनालाइज करता है और रियलाइज करता है कि हालात उसके सोच से काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। फिर वो ओपन स्टोर बोलता है। वो सोचता है कि अगर स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती तो बेटर होता, और तुरंत ओपन स्किल विंडो कमांड देता है। सिस्टम स्क्रीन पर अल्टीमेट शट इन के स्किल्स दिखते हैं, जिसमें स्टोर लेवल 1, डिग्निटी प्रिजर्वेशन पैसिव लेवल 1 और स्टोरेज लेवल 1 लिस्टेड होते हैं। ये देखकर एमसी खुशी से रिएक्ट करता है और एक्साइटेड टोन में येस बोल देता है। एमसी के खुश होने का रीज़न ये होता है कि सिस्टम मैसेज दिखाता है, वुड यू लाइक टू इंक्रीज द लेवल, जो नेक्स्ट एक्शन का क्लियर सिग्नल देता है। एमसी के सामने सिस्टम स्क्रीन अचानक ग्लो करने लगती है, ब्लू लाइट रूम में फैल जाती है और अपग्रेड प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। स्क्रीन पर मैसेज आता है कि अल्टीमेट शट इन का स्टोर अब लेवल 2 हो चुका है और आइटम लिस्ट और बड़ी हो गई है। उसी वक्त सिस्टम नेक्स्ट अपडेट दिखाता है, जिसमें क्लियर लिखा होता है कि सभी आइटम्स पर अब 10% का डिस्काउंट अप्लाई हो चुका है। ये देखकर एमसी थोड़ा रिलैक्स होता है और सैटिस्फाइड टोन में बोलता है कि हाँ, ये काफ़ी अच्छा अपग्रेड है। फिर वो अपने पॉइंट्स चेक करता है और नोटिस करता है कि अभी उसके पास 2 रिमेनिंग पॉइंट्स बचे हुए हैं। एमसी कामली सोचता है कि उसे स्टोर और डिग्निटी प्रिजर्वेशन में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आगे और लोग मिल सकते हैं और सिचुएशन और टफ हो सकती है। सिस्टम का नोटिफिकेशन सामने आता है, अल्टीमेट शट इन का स्टोर अब लेवल 3 पर पहुंच चुका है। आइटम्स लिस्ट करने की लिमिट बढ़कर अब सीधे 40 हो जाती है। साथ ही एक नया फीचर अनलॉक होता है, अब पुराने और ख़राब आइटम्स को रिस्टोर करके उन्हें बिल्कुल नया बनाया जा सकता है। ये ऑप्शन पहले अवेलेबल नहीं था। वो हल्का सा स्माइल करता है। स्टोर का लेवल 3 तक बढ़ाना वर्थ इट रहा। बिना डिले किए वो कामली कहता है, ओपन स्टोर। स्क्रीन पर अल्टीमेट शट इन का स्टोर लेवल 3 क्लियरली दिखाई देता है। अब लिस्टेड आइटम्स उनके ओरिजिनल प्राइस पर डायरेक्टली बाय किए जा सकते हैं। सब कुछ क्लीन और स्मूथ लग रहा है। वो बिना सोचे एक परचेस सेलेक्ट करता है। सामडे वाटर और जेजू टैंजरीन्स बाय करने का ऑप्शन कंफर्म होता है। फिंगर येस पर टैप कर देता है। उसके दिमाग में एक और थॉट आता है। वो कहता है, बाकी स्किल्स का भी लेवल बढ़ाना चाहिए। वो कामली कैलकुलेट करता है, अगर वो नेबर को इलेक्ट्रिसिटी और वाटर प्रोवाइड करे तो बदले में काफ़ी चीज़ें डिमांड की जा सकती हैं। सिस्टम फिर से रिस्पॉन्ड करता है, अल्टीमेट शट इन डिग्निटी प्रिजर्वेशन स्किल अब लेवल 2 हो चुकी है। स्क्रीन पर एक नया वर्ड ब्लिंक करता है, वैसल्स। वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और वर्ड को रिपीट करता है। एक्सप्रेशन क्लियरली पजल्ड होता है। वो सीधा पूछता है, ये वैसल्स क्या होता है? स्क्रीन डार्क हो जाती है और आंसर अभी आना बाकी है। चॉय ह्यूंगजुंग बिल्डिंग से बाहर जाने के लिए पूरी तरह रेडी हो चुका होता है। बैग पीठ पर होता है, हाथ दरवाजे के हैंडल पर। बाहर जाने का डिसीजन ले लिया गया होता है। पीछे से एक सॉफ्ट और वरीड आवाज़ आती है। उसकी वाइफ बस एक शब्द कहती है, डार्लिंग। माहौल अचानक थोड़ा हैवी हो जाता है। वो हल्का सा मुड़कर कहता है, आई विल बी बैक।
आवाज़ काम होती है लेकिन आंखों में टेंशन छुपी होती है। वो सबको रीअश्योर करना चाहता है। बच्चे ऊपर देखते हुए पूछते हैं, आर यू रियली गोइंग आउट डैड? उनकी आंखों में डर साफ दिखाई देता है। वो स्माइल के साथ कहता है, या आई विल गो गेट सम फूड एंड वाटर। साथ ही बोलता है, लिसन टू योर मॉम। एक बच्ची रुककर बोलना चाहती है। आवाज़ लड़खड़ा जाती है, बट उसका डर कंट्रोल में नहीं रहता। वो अचानक चिल्लाकर बोलती है, देयर आर मॉन्स्टर्स आउटसाइड। फ्लैशबैक में बच्चे पार्क में सैंड के साथ खेलते दिखाई देते हैं। हंसी, गेम्स और नॉर्मल लाइफ की एक सिंपल सी इमेज। सब कुछ उस वक्त बिल्कुल सेफ था। फ्लैश में कुछ मॉन्स्टर्स के सीन्स कट होते हैं। डार्क शेप्स, ग्लोइंग आइज और खौफनाक चेहरे। डेंजर की रियलिटी क्लियरली दिख जाती है। बच्चे पूरी ताकत से भाग रहे हैं। पीछे से मॉन्स्टर्स उनका पीछा कर रहे हैं। चेहरों पर पैनिक और जान बचाने की जल्दी साफ दिखाई दे रही है। दोनों बच्चे बुरी तरह डरे हुए हैं। एक बच्चे को उसका फादर गोद में उठाकर भाग रहा है। दूसरे बच्चे को उसकी मदर संभालते हुए ले जा रही है। फ्लैशबैक यहीं खत्म हो जाता है। सीन वापस प्रेजेंट में आता है। फादर फिर से दिखाई देता है, जो बाहर जाने के लिए रेडी खड़ा है। बच्चे जोर जोर से रो रहे होते हैं। मदर उन्हें संभालते हुए कहती है, डोंट क्राई। रूम का माहौल हैवी और इमोशनल हो जाता है। फादर के दिमाग में एक ख्याल आता है, दिस कुड बी माई लास्ट टाइम सीइंग देम। उसकी आंखों में डर और मजबूरी दोनों साथ दिखाई देते हैं। वो अपने गुस्से और टेंशन को दबाने के लिए अपनी लिप्स जोर से प्रेस करता है। डिसीजन लेना उसके लिए बिल्कुल आसान नहीं है। अचानक दरवाजे के बाहर से एक आवाज़ आती है। हैंडल के पास हल्की सी मूवमेंट होती है। सन्नाटा और भी ज़्यादा गहरा हो जाता है। आवाज़ सुनते ही सब लोग फ्रीज हो जाते हैं। बच्चों का डर और बढ़ जाता है। मदर इंस्टिंक्टिवली उन्हें अपने पास खींच लेती है। फादर तुरंत अपने हाथ में एक स्टिक उठा लेता है। उसका स्टांस चेंज हो जाता है। वो रेडी हो चुका है। नज़र सीधी दरवाजे पर टिक जाती है। दरवाजे के बाहर से एक काम लेकिन अजीब आवाज़ आती है, एक्सक्यूज मी प्लीज ओपन द डोर। दरवाजे के बाहर से आई आवाज़ सुनते ही फादर का चेहरा टाइट हो जाता है। हार्ट बीट तेज हो जाती है। हाथ अपने आप सख्त हो जाते हैं। उसके दिमाग में तुरंत एक सवाल आता है, इज दैट अ पर्सन? नज़र दरवाजे पर जम जाती है। अगला थॉट और ज़्यादा डेंजरस है, बट इट कुड बी अ मॉन्स्टर। रिस्क का एहसास और गहरा हो जाता है। फिर बाहर से एक काम आवाज़ आती है, एनीवन देयर? रूम में सब लोग सांस रोक लेते हैं। फादर दरवाज़ा खोलने से पहले रुक जाता है। थोड़ी देर बाद वो हिम्मत जोड़ता है। स्टिक को मजबूती से पकड़कर दरवाजे की तरफ धीरे धीरे बढ़ता है। अब बाहर से कोई आवाज़ नहीं आ रही। सन्नाटा और भी हैवी हो चुका है। ये साइलेंस और ज़्यादा सस्पिशियस लगता है। वो एक बार फिर हेजिटेट करता है। सांस गहरी लेता है। हाथ कांप जाता है। आखिरी बार सोचता है, खोलना सही होगा या नहीं। आखिरकार वो दरवाज़ा खोल देता है। लाइट बाहर से अंदर गिरती है और सामने जो खड़ा होता है, फादर की आंखों का क्लोजअप दिखाया जाता है। आंखों में खौफ साफ नजर आ रहा है। पसीना, वाइड आइज, जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला हो। सिचुएशन उसके कंट्रोल से बाहर जा चुकी है। फादर तुरंत रिएक्ट करता है। डर के मारे अपनी वाइफ और बच्चों को अपनी बॉडी से कवर कर लेता है। पूरा फोकस सिर्फ एक चीज़ पर होता है, उन्हें सेफ रखना। फादर गुस्से और डर के बीच चिल्लाता है। वो ऑलमोस्ट भीख मांगते हुए बोलता है, डोंट हर्ट माई वाइफ एंड चिल्ड्रन। उसकी आवाज़ कांप रही होती है। इसी टेंशन के बीच एक और आवाज़ आती है। दरवाजे की तरफ से शांत सी आवाज़ बोलती है, हाय एक्सक्यूज़ मी। रूम का माहौल एक सेकंड के लिए फ्रीज हो जाता है। फादर हिचकिचाते हुए अपना सिर घुमाता है। डर के साथ आवाज़ की डायरेक्शन में देखता है। समझ नहीं आता, नया खतरा है या कुछ और। दरवाजे पर एक लड़का खड़ा होता है। उसके हाथ में बैग्स होते हैं, एक्सप्रेशन काम होता है। यही हमारा एमसी होता है। फादर शॉक और कन्फ्यूजन में पूछता है, आवाज़ थोड़ी कांप रही होती है, हु आर यू? उसकी ग्रिप अभी भी टाइट होती है। लड़का नॉर्मल टोन में जवाब देता है, आई एम किम जेयुन। आई लिव नेक्स्ट डोर टू यू। यहीं पहली बार एमसी का नाम रिवील होता है। एमसी बैग्स को थोड़ा आगे करता है और बोलता है, आई हैव सम वाटर एंड टैंजरीन्स। उसकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल नॉन थ्रेटनिंग होती है। फादर का एक्सप्रेशन बदल जाता है। शॉक, कन्फ्यूजन और रिलीफ एक साथ दिखाई देते हैं। वो कुछ सेकंड्स के लिए बोल ही नहीं पाता। मदर अपनी जगह से थोड़ी हिचकिचाते हुए ऊपर देखती है। उसकी आंखों में कन्फ्यूजन और टेंशन दोनों होती है। वो एमसी की तरफ देखती है। फादर मन ही मन सोचता हुआ दिखाया जाता है। वाटर और फूड देखकर वो रियलाइज करता है कि इस वक्त मना करने की कोई वजह नहीं है। उसके दिमाग में ये थॉट आता है कि ये बंदा मदद कर सकता है। थोड़ी देर के साइलेंस के बाद डिसीजन लिया जाता है। फादर काम टोन में बोलता है, फॉर नाउ प्लीज कम इन। बच्चे चुपके से, थोड़ी डरावनी और क्यूरियस नज़र से एमसी की तरफ देख रहे होते हैं। उनकी आंखों में फियर भी है
और सरप्राइज भी, जैसे वो समझ नहीं पा रहे हों कि अब क्या होने वाला है। एमसी खुद से सोचता है, क्या मैंने इन सबको थोड़ा ज़्यादा ही शॉक दे दिया। उसके फेस पर हल्का सा कन्फ्यूजन और गिल्ट सा फील होता है। फिर वो रूम की तरफ देखता है और बोलता है, ब्लैकआउट कर्टन्स का आइडिया काफ़ी स्मार्ट था, कम से कम बाहर से कुछ भी क्लियरली दिख नहीं रहा। एमसी कामली एक्सप्लेन करता है कि ये सेटअप मॉन्स्टर्स के अटैक का चांस काफ़ी कम कर देता है, इसलिए सेफ्टी के लिए ये ज़रूरी था। उसके बाद वो डिसाइड करता है, पहले यहाँ थोड़ी लाइट करनी चाहिए ताकि सब लोग थोड़ा रिलैक्स कर सकें। एमसी साइलेंटली अपनी पावर एक्टिवेट करता है। उसके अंदर एनर्जी मूव करती हुई फील होती है, जैसे वो किसी स्विच को ऑन कर रहा हो। अचानक रूम ब्राइट हो जाता है और फैमिली एक साथ शॉक में बोल पड़ती है, लाइट्स वापस आ गई हैं। एमसी कामली फादर से कहता है, स्टार्टिंग के लिए प्लीज़ बच्चों को थोड़ा पानी दे दीजिए, वे अभी काफ़ी नर्वस लग रहे हैं। फादर बिना ज़्यादा सोचे हाँ बोल देता है। उसकी आवाज़ में रिलीफ होता है, जैसे टेंशन थोड़ी कम हो गई हो। फादर दोनों बच्चों को वाटर बॉटल्स देता है और बच्चे धीरे धीरे काम होने लगते हैं, लेकिन उनकी नज़र अभी भी एमसी पर ही टिकी रहती है। दोनों बच्चियां पानी की बोतल पकड़कर जल्दी जल्दी पानी पीने लगती हैं। उनकी सांस थोड़ी तेज़ है, जैसे काफ़ी प्यास लगी हो। जल्दी पीने की वजह से एक बच्ची के गले में पानी अटक जाता है। वो थोड़ा खांसने लगती है। माँ तुरंत घबराकर उसका नाम लेती है, सो येन, आर यू ऑल राइट? एमसी ये सीन देखकर थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। उसकी नज़र सीधी बच्चियों पर टिक जाती है। उसके फेस से लगता है कि उसे सिचुएशन का अंदाज़ा हो गया है। एमसी शांत टोन में बच्चियों से पूछता है, क्या तुम्हें टैंजरीन्स पसंद हैं? उसके हाथ में संतरा है और वो उनकी तरफ आगे बढ़ाता है। एक बच्ची थोड़ा शर्माते हुए आगे बढ़ती है। वो संतरा लेती है और धीरे से थैंक यू बोलती है। उसके चेहरे पर नर्वसनेस और क्यूरियोसिटी दोनों दिख रही हैं। माँ तुरंत बोलती है, रुक जाओ, मैं इसे पील कर दूंगी। वो संतरा अपने हाथ में ले लेती है। उसकी आवाज़ में कंसर्न और केयर साफ दिखाई देती है। माँ संतरे को पील करके तैयार करती है। वो एक स्लाइस उठाकर आगे बढ़ाती है। सबका फोकस उसी छोटी सी एक्शन पर होता है। माँ प्यार से संतरे का पीस बच्ची के मुंह में खिला देती है। बच्ची बिना बोले उसे खा लेती है। संतरा खाते ही बच्ची के चेहरे पर रिएक्शन आता है। उसकी आंखें थोड़ी चमक उठती हैं। टेस्ट उसके लिए अनएक्सपेक्टेड लगता है। बच्ची को संतरा बहुत अच्छा लगता है। उसके चेहरे पर एक छोटी सी खुशी भरी स्माइल आ जाती है। माँ मुस्कुराते हुए प्यार से पूछती है, क्या ये अच्छा लगा? बच्ची खुशी से सिर हिलाकर तुरंत यस बोल देती है। उसके चेहरे पर सेटिस्फैक्शन और एक्साइटमेंट क्लियरली दिखाई देता है। ये देखकर दूसरी बच्ची भी तुरंत रिएक्ट करती है। वो माँ की तरफ देखकर बोलती है कि उसे भी चाहिए। उसकी आवाज़ में थोड़ी सी जल्दी और एक्साइटमेंट होती है। दूसरी बच्ची भी संतरा टेस्ट करती है। उसके चेहरे पर भी वही खुशी आ जाती है। इसी मोमेंट पर सिस्टम के मल्टीपल मैसेजेस अपीयर होते हैं। सभी सिटीजन्स का ट्रस्ट इंक्रीज हो चुका होता है। स्क्रीन पर नंबर्स फास्ट अपडेट होते हुए दिखाई देते हैं। सिस्टम बताता है कि चॉइस सेओयन ने रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर ली हैं। उसका नाम, लेवल और ट्रस्ट वैल्यू क्लियरली डिस्प्ले होती है। उसकी प्रोग्रेस ऑफिशियली रजिस्टर हो चुकी होती है। एमसी शांत रहकर ध्यान से सिस्टम के मैसेजेस पढ़ता है। उसकी आंखें स्क्रीन पर रुक जाती हैं। वह हर डिटेल को नोटिस करता है। एमसी कंफर्म करता है कि उसने रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर दी हैं। यह बात सिस्टम के मैसेज से क्लियर हो जाती है। सीन थोड़ा सीरियस टोन में शिफ्ट हो जाता है, लेकिन एमसी तुरंत एक प्रॉब्लम नोटिस करता है। वो सोचता है कि वो अभी टू यंग है। उसके फेस पर हेजिटेशन दिखाई देती है। एमसी याद करता है कि सिटीजन्स के केस में रूल्स अलग होते हैं और वो सिर्फ लिमिटेड वैसल्स ही रजिस्टर कर सकता है। ये लिमिटेशन उसके लिए इंपॉर्टेंट है। एमसी डिसाइड करता है कि उन्हें एक मिनिमम लेवल तक पहुंचना होगा, तभी वे उसके ऑर्डर्स प्रॉपर्ली फॉलो कर पाएंगे। एमसी चॉय की तरफ देखते हुए सोचता है, उसका लेवल ठीक है, लेकिन ट्रस्ट अभी सिर्फ 30 के आसपास है। ये नंबर उसे थोड़ा कंसर्न में डाल देता है। एमसी अपने मन में क्लियर डिसीजन लेता है। अगर आगे बढ़ना है तो उसे चॉय का ट्रस्ट और बढ़ाना होगा। तभी अचानक चॉय एमसी को आवाज़ देता है। एमसी अपनी सोच से बाहर आता है और उसकी तरफ देखता है। थोड़ा सरप्राइज्ड सा रिएक्शन होता है। चॉय थैंक्स बोलता है और कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा। वो पूछता है कि वो इस एहसान का बदला कैसे चुका सकता है। बात थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है। एमसी कामली सजेस्ट करता है, चलो कॉरिडोर में बात करते हैं। चॉय थोड़ा घबराकर लेकिन हाँ बोल देता है। वो अग्री कर लेता है। अब सीन कॉरिडोर में शिफ्ट हो जाता है। एमसी और चॉय दोनों वहां सामने सामने खड़े होते हैं। माहौल थोड़ा सीरियस हो जाता है। एमसी सीधा सवाल पूछता है, क्या तुम्हें वो मिला? चॉय थोड़ी देर सोचता है और फिर रिएक्ट करता है। चॉय बताता है कि वो नोटिफिकेशन विंडो उसने देखी थी। उसके हिसाब से उसकी पूरी फैमिली को वो मैसेज मिला था
और ये सब लगभग 30 मिनट पहले हुआ था। एमसी पूछता है, क्या कुछ स्पेशल हुआ था? चॉय हाँ बोलता है और बताता है कि वे लोग हिल नहीं पा रहे थे। सिचुएशन काफ़ी स्ट्रेंज थी। एमसी कंफर्म करता है कि उन सबको टेम्परेरीली फ्रीज कर दिया गया था। ये तब तक हुआ जब तक सिटीजनशिप का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। एमसी थोड़े सीरियस टोन में चोई को एड्रेस करता है। वो सीधे उसका नाम लेता है, मिस्टर चॉय। माहौल तुरंत थोड़ा टेंस हो जाता है। एमसी कामली बोलता है कि वो उसकी मदद करेगा। वो प्रॉमिस करता है कि वो उसे वापस उस जिंदगी में ले जाएगा जो लाइफ उसके पास इस सबसे पहले थी। ये सुनते ही चॉय शॉक में आ जाता है। उसकी आंखें वाइड हो जाती हैं और वो तुरंत रिएक्ट करता है। एमसी आगे बोलता है कि वो इंश्योर कर सकता है कि मॉन्स्टर्स उसके घर पर इन्वेड नहीं करेंगे। उसकी बात बिल्कुल क्लियर और कॉन्फिडेंट होती है। चॉय और ज्यादा शॉक में आकर पूछता है, क्या ये सच में पॉसिबल है? उसकी आवाज में होप और डाउट दोनों होते हैं। एमसी बिना हेजिटेशन कामली जवाब देता है। वो कहता है, हाँ ये पॉसिबल है। उसका टोन बिल्कुल स्टडी रहता है। चॉय कुछ सेकंड्स के लिए चुप हो जाता है। वो बात को समझने की कोशिश करता है। उसके चेहरे पर टेंशन क्लियरली दिखाई देती है। फिर चॉय बोलता है कि वो जानता है ये सब फ्री में नहीं होगा। वो सीधा पूछता है, उसे क्या करना पड़ेगा? एमसी सीरियस टोन में वार्निंग देता है। वो कहता है कि यह करते वक्त चॉय अपनी जान भी खो सकता है। ये सुनकर चॉय थोड़ा हेजिटेट करता है। वो कुछ बोल नहीं पाता और चुप रह जाता है। चॉय पूरे डेडिकेशन के साथ बोलता है। उसकी आवाज़ फर्म होती है और वो क्लियरली कहता है, हाँ वो ये ज़रूर करेगा। वो आगे बोलता है कि चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, उसे वैसे भी खाना और पानी लाने के लिए बाहर जाना ही था। चॉय की बात सुनकर एमसी थोड़ा खुश हो जाता है। उसके चेहरे पर हल्की सी सेटिस्फैक्शन दिखाई देती है, जैसे उसे यही जवाब चाहिए था। एमसी कैजुअली बोलता है, अभी उसने एक गोल्फ क्लब देखा था और वो उसके बारे में पूछ लेता है। यह सुनते ही चॉय थोड़ा शॉक हो जाता है। चॉय हेजिटेट करते हुए बोलता है, शायद उसकी प्राइस लगभग 4 या 5 लाख वन थी। वो एग्जैक्ट याद करने की कोशिश करता है। एमसी अंदर ही अंदर सोचता है, यह चीज़ स्टोर में लिस्ट करने के लिए काफ़ी महंगी है और अभी उसे फ्यूचर के लिए पैसे बचाने हैं। चॉय थोड़ा घबरा कर पूछता है, अचानक ये सवाल क्यों पूछा गया? फिर वो जल्दी से बोलता है, ये सब छोड़ो। एमसी टोन चेंज करके पूछता है, क्या चोई को वो दिन याद है जब मॉन्स्टर्स पहली बार अपीयर हुए थे? चॉय थोड़ा सोचकर जवाब देता है, हाँ वो दिन वीकेंड का था। उस पल की टेंशन उसके चेहरे पर साफ दिखाई देती है। चॉय के फ्लैशबैक में एक टेरिफाइंग सीन दिखाया जाता है। अंधेरे में मल्टीपल मॉन्स्टर्स एक साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। उनकी आंखों में सिर्फ वायलेंस और हंगर नजर आती है। चॉय डरते हुए याद करता है, वो पल उसके लिए बहुत ज्यादा हॉरिफाइंग था। उस वक्त जिंदा बच पाना ही सबसे बड़ी बात लग रही थी। चॉय कामली बोलता है, उसके हिसाब से जो लोग उस दिन घर के अंदर रहे, उनके सर्वाइव करने के चांसेस ज्यादा थे। एमसी एक्सप्लेन करता है, एक सिंगल गॉब्लिन ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता। अकेला हो तो उसे हैंडल किया जा सकता है। वो आगे बोलता है, उनका लेवल एक एडल्ट मेल से भी लोअर होता है, इसलिए इंडिविजुअली वे उतने डेंजरस नहीं लगते। एमसी सीरियस टोन में कहता है, गॉब्लिन्स का रियल वेपन उनका ग्रुप में मूव करना है, लेकिन ये बात ह्यूमंस पर भी अप्लाई होती है। एमसी अपने आप से सोचता है, उसे सबसे पहले अपनी आर्मी ग्रो करनी होगी। अकेले रहकर आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं है। एमसी फर्म डिसीजन के साथ बोलता है, अब चीज़ें पहले जैसी नहीं रहेंगी। फ्रॉम नाउ ऑन सिचुएशन बदलने वाली है। एमसी सीधा चॉय की तरफ देखता है और कामली कहता है, वो चाहता है कि दोनों मिलकर सर्वाइवर्स को ढूंढें। शाम के टाइम एक ऊंची बिल्डिंग दिखाई जाती है। आसमान लाल रंग का है और पूरा एरिया बिल्कुल शांत लग रहा है। अचानक स्क्रीन पर एक ब्लू लाइट के साथ सिस्टम का मैसेज पॉप होता है। मैसेज क्लियर होता है, सिटीजन चॉय ह्यूंगजुन का ट्रस्ट इंक्रीज हो चुका है। एमसी बेड पर लेटे हुए सीलिंग की तरफ देखता है। वो हल्की आवाज में कहता है, ये फिर से बढ़ गया। स्क्रीन पर सिटीजन मैनेजमेंट का इंटरफेस ओपन होता है। सभी लोगों के ट्रस्ट पॉइंट्स दिख रहे होते हैं और नीचे लिखा होता है, करंट पॉपुलेशन 4 जबकि कैपेसिटी 600 की है। एमसी सोचते हुए खुद से कहता है, धीरे धीरे लोगों को यहाँ लाता रहा तो एक दिन मैं अपनी फैमिली से भी मिल पाऊंगा। तभी अचानक बाहर से एक तेज आवाज आती है। एमसी घबराकर बेड से उठ जाता है। उसका चेहरा पैनिक से भर जाता है। वह तुरंत विंडो की तरफ जाता है, हाथ से स्लाइडिंग डोर खोलता है और बाहर देखने की कोशिश करता है। एमसी नीचे की तरफ झुककर देखता है। उसकी आंखें एकदम वाइड हो जाती हैं। उसे कुछ अनएक्सपेक्टेड दिख जाता है। नीचे का सीन क्लियर होता है। काफ़ी सारे पीपल एक जगह इकट्ठा हो चुके होते हैं। सिचुएशन धीरे धीरे सीरियस लगने लगती है। एमसी थोड़ी टेंशन के साथ कहता है, लेकिन सबकी मदद कर पाना मेरे लिए इतना आसान नहीं होगा। मॉन्स्टर्स जैसे ही ह्यूमंस को देखते हैं, वे गुस्से और भूख में जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं।
उनकी आवाज़ पूरे एरिया में गूंज जाती है। सिचुएशन एकदम डेंजरस लगने लगती है। तभी एक इंसान का क्लोजअप दिखाया जाता है। उसकी आंखें अचानक ग्लो करने लगती हैं। उसके फेस से क्लियर हो जाता है कि वो नॉर्मल नहीं है। वो इंसान अपनी पावर कॉन्सेंट्रेट करता है और अपनी एनर्जी से एक स्ट्रॉन्ग बॉल बनाता है। फिर बिना रुके उसे मॉन्स्टर्स की तरफ थ्रो कर देता है। एनर्जी बॉल लगते ही मॉन्स्टर हवा में उड़ता हुआ चला जाता है। उसका बॉडी कंट्रोल बिल्कुल खत्म हो जाता है। अटैक का इम्पैक्ट क्लियरली दिखाई देता है। ये सब देखकर एमसी शॉक में रह जाता है। वो बिना सोचे बोल उठता है, ये क्या था? अगला सीन एक लड़की पर शिफ्ट होता है। वो कामली अपना बाव उठाती है और बिना डरे मॉन्स्टर्स की तरफ एरोज शूट करती है। एक के बाद एक एरोज सीधे मॉन्स्टर्स को हिट करते हैं। कई मॉन्स्टर्स वहीं पर गिर जाते हैं। उसकी आर्चरी स्किल एकदम परफेक्ट होती है। अब एक और इंसान दिखाया जाता है। उसके हाथ में एक बैट होता है। वो मॉन्स्टर्स की तरफ फोकस करके देखता है। अगले ही मोमेंट वो इंसान एक बहुत ऊंची और पावरफुल जंप लेता है। उसका बॉडी एयर में सीधा मॉन्स्टर्स के ऊपर जाता है। ऊपर से सीधे नीचे आते हुए वो अपना बैट मॉन्स्टर के सिर पर मारता है। मॉन्स्टर वहीं मर जाता है और नीचे की जमीन तक शैटर हो जाती है। ह्यूमंस की ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ देखकर सारे मॉन्स्टर्स घबरा जाते हैं। वे बिना पलटकर देखे जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। मॉन्स्टर्स के भागते ही सारे ह्यूमंस थोड़ा रिलैक्स करते हैं। लड़ाई का प्रेशर कम होता है और सब सांस लेने का मोमेंट लेते हैं। तभी आर्चर लड़की के कान में अचानक एक आवाज़ पड़ती है। उसका एक्सप्रेशन तुरंत बदल जाता है और वो अलर्ट हो जाती है। थोड़ी सी घबराहट के साथ वो अपना बॉव पकड़ लेती है, एरो रेडी करती है और अटैक के लिए प्रिपेयर हो जाती है। अब उस लड़की का क्लोजअप दिखाया जाता है। उसके चेहरे पर कंफ्यूजन साफ दिखाई देता है। वो समझने की कोशिश करती है कि आवाज़ आखिर आ कहाँ से रही है। वो धीरे से ऊपर बिल्डिंग की तरफ देखता है। रूफटॉप पर एक इंसान खड़ा होता है जो नीचे से उसे आवाज़ लगा रहा होता है। ये आवाज़ देने वाला कोई और नहीं, हमारा एमसी होता है। वो बिल्कुल कामली ऊपर से सिचुएशन ऑब्जर्व कर रहा होता है। एमसी को देखकर आर्चर लड़की थोड़ी और कंफ्यूज हो जाती है। उसे समझ नहीं आता यह कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। एमसी अपना हाथ हिलाकर नीचे की तरफ इशारा करता है। वो क्लियरली बोलता है, यहाँ देखो, यहीं। सबका फोकस एक ही डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। यहाँ हमें एमसी के घर के गेट के बाहर चॉय खड़ा हुआ दिखाई देता है। वो एक हैवी बॉक्स पकड़े होता है और थोड़ा हेजिटेंट सा लग रहा होता है। एमसी सामने खड़ा होकर चॉय से कामली बोलता है, प्लीज कम इन। उसकी टोन बिल्कुल नॉर्मल होती है। चॉय थोड़ा झुककर सॉफ्ट आवाज में कहता है, थैंक यू, और एक कदम आगे बढ़ाता है। लेकिन अचानक एक ब्लू ग्लोइंग शील्ड गेट के अंदर अपीयर हो जाती है। वो शील्ड चॉय को अंदर आने से तुरंत रोक देती है। शील्ड देखकर एमसी का एक्सप्रेशन बदल जाता है। वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और सिचुएशन को समझने की कोशिश करता है। तभी स्क्रीन पर एक सिस्टम मैसेज अपीयर होता है। साफ वर्ड्स में लिखा होता है, अनक्वालिफाइड। चॉय शॉक के साथ सोचता है, अनक्वालिफाइड, व्हाट डज दैट मीन? उसके चेहरे पर कंफ्यूजन साफ दिखाई देता है। एमसी पूरी अटेंशन के साथ सिस्टम स्क्रीन को ध्यान से देखने लगता है। वो हर लाइन को नोटिस करता है। एमसी अपने मन में सोचता है, कुड इट बी दैट नो वन इज अलाउड टू एंटर दिस हाउस? और फिर उसके दिमाग में एक और थॉट आता है, क्या सिर्फ वही लोग जो रजिस्टर्ड हैं इस घर के अंदर आ सकते हैं? चॉय बॉक्स आगे बढ़ाते हुए बोलता है, मैंने इस बॉक्स में वो सब कुछ ले आया हूं जो काम आ सकता है। एमसी कामली जवाब देता है, थैंक यू। एमसी धीरे से बॉक्स को खोलता है और अंदर झांकता है। उसकी नज़र सारे आइटम्स पर जाती है, जैसे वो चेक कर रहा हो क्या क्या लाया गया है। एमसी एक एक करके बॉक्स के अंदर से सारा सामान निकालने लगता है। हर चीज़ को ध्यान से फ्लोर पर रखता जाता है। एमसी कामली बोलता है, ओपन स्टोर। 5 बॉटल्स ऑफ वाटर और 5 पैकेट्स ऑफ रैमियन। तुरंत सिस्टम एक्टिवेट होता है और सारा सामान समन हो जाता है। ये देखकर चॉय थोड़ा शॉक हो जाता है। एमसी चॉय की तरफ देखकर पूछता है, क्या तुम जा सकते हो और ये चीज़ें एक जगह रख सकते हो? एमसी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देता है, फर्स्ट फ्लोर पर जाकर एंट्रेंस के पास ये सब रख देना। चॉय थोड़ा हेजिटेट करते हुए कहता है, वुडंट दैट बी टू डेंजरस? एमसी कामली जवाब देता है, इट्स फाइन। गॉब्लिन्स सिर्फ ब्रॉड डेलाइट में एक्टिव होते हैं। एमसी अपने मन में सोचता है, मुझे बाहर के लोगों को अपनी साइड पर लाना होगा। यही इस सिचुएशन का सबसे सही तरीका है। एमसी कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन के साथ सोचता है, जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि मेरे पास फूड है, उनके पास मेरे पास आने के अलावा कोई चॉइस नहीं बचेगी। एमसी कामली बोलता है, मेरे दिमाग में एक प्लान है, इसलिए जो कहा है बस वही करना। उसकी टोन बिल्कुल कॉन्फिडेंट होती है। चॉय थोड़ा अनश्योर होकर पूछता है,
क्या मैं सच में ये सब फर्स्ट फ्लोर पर रखकर वापस आ जाऊं? एमसी बिना सोचे सीधा जवाब देता है यस। उसके फेस पर कोई डाउट नहीं होता। चॉय थोड़ा रिलैक्स होते हुए कहता है ऑल राइट, दैट विल बी ईजी, जैसे उसका टेंशन कम हो गया हो। चॉय जाते हुए बोलता है गुड बाय और बॉक्स को संभालते हुए अंदर से निकलने लगता है। एमसी हल्की सी स्माइल के साथ कहता है थैंक यू। उसकी वॉइस में सेटिस्फैक्शन साफ महसूस होता है। चॉय के जाने के बाद एमसी अपने मन में सोचता है मुझे इस जैसे लोगों के लिए कुछ अच्छा करना होगा। एमसी सामने हाथ उठाकर कमांड देता है ओपन क्वेस्ट विंडो। तुरंत एक ब्लू ग्लोइंग सिस्टम स्क्रीन अपीयर होती है। उस स्क्रीन पर क्लियरली गिव क्वेस्ट का ऑप्शन दिखाई देता है और नीचे क्वेस्ट डिस्क्रिप्शन लिखी होती है। फर्स्ट फ्लोर पर 5 वाटर बॉटल्स और 5 रैमियन पैकेट्स रखने का टास्क। क्वेस्ट स्क्रीन देखकर चॉय शॉक में बोलता है ओ ये तो। एमसी कामली समझाता है अगर तुम ये कंप्लीट करोगे तो तुम्हें EXP मिलेगी। चॉय थोड़ा क्यूरियस होकर पूछता है इज इट सिमिलर टू लेवलिंग अप इन अ गेम? एमसी सीधा जवाब देता है यस यूर राइट। एमसी कामली कंफर्म करता है कि हाँ ये बिल्कुल गेम के जैसे ही काम करता है। वह चॉय को क्लियरली बताता है कि अभी उसका करंट लेवल सिर्फ 9 है और आगे बढ़ने के लिए उसे काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट मोमेंट सीन लिफ्ट पर शिफ्ट होता है। लिफ्ट के डोर्स बंद होते दिखाई देते हैं और अंदर एक साइलेंस सा फील आता है जैसे अब सब कुछ ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका हो। चॉय लिफ्ट के अंदर खड़ा होकर ऊपर इंडिकेटर को देखता है। उसकी आंखों में थोड़ी टेंशन होती है और वो सोचता है कि ये टास्क वैसे सिंपल है पर अजीब भी। लिफ्ट रुकती है और चॉय बाहर निकलता है। उसके हाथ में बॉक्स होता है और वो बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ने लगता है टास्क कंप्लीट करने के इंटेंट के साथ। कुछ देर बाद चॉय बिल्डिंग से बाहर आता है। शाम का टाइम होता है और सराउंडिंग्स थोड़ी क्वाइट लगती हैं, लेकिन उसका फोकस सिर्फ एक चीज पर होता है, बस बॉक्स रखकर वापस जाना। चॉय थककर बोलता है कि बस इस बॉक्स को रखना है और फिर काम खत्म हो जाएगा। उसके स्टेप्स स्लो होते हैं पर वो खुद को मोटिवेट करता रहता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है चॉय अचानक कुछ अनयूजुअल नोटिस करता है। उसका एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है और वो रुककर ध्यान से सामने की तरफ देखने लगता है। चॉय देखता है कि कुछ लोग अंधेरे में खड़े हैं। चॉय अंधेरे में खड़े कुछ लोगों को देख लेता है। उसका दिमाग पैनिक में चला जाता है और वो उन्हें मॉन्स्टर्स समझ लेता है। डर इतना स्ट्रांग होता है कि उसकी सांस तक तेज हो जाती है। चॉय घबराहट में खुद से बोलता है आई नीड टू गेट अवे। उसकी आवाज़ शेकी होती है और वो बस वहां से भागना चाहता है किसी भी तरह। जल्दबाजी में चॉय का पैर ट्विस्ट हो जाता है। बैलेंस बिगड़ जाता है और उसका शरीर कंट्रोल से बाहर हो जाता है, जैसे सब कुछ एकदम गलत हो रहा हो। उसके हाथ से सारी बॉटल्स छूट जाती हैं और जमीन पर गिरकर बिखर जाती हैं। तेज आवाज के साथ सीन और भी टेंस हो जाता है, जैसे सबकी नज़र उसी पर आ गई हो। चॉय जमीन पर गिर जाता है। दर्द ज़्यादा नहीं होता, लेकिन डर इतना होता है कि वो अपनी बॉडी को पैनिक में हिलाने लगता है, उठने की कोशिश करता है। जमीन पर पड़े हुए चॉय खुद से कहता है मूव इट प्लीज मूव। उसकी आवाज़ में डेस्परेशन होती है और वो अपनी बॉडी को फोर्स करता है कि किसी तरह उठ जाए। चॉय का चेहरा पूरी तरह डरा हुआ दिखाया जाता है। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही थॉट होता है कि अब शायद वो बच नहीं पाएगा। फियर उसके फेस पर क्लियरली लिखा होता है। डर से चॉय अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो सब कुछ एंड होने का वेट करता है, जैसे जो होना है अब हो ही जाए और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। तभी एक काम सी आवाज़ सुनाई देती है हे। वो आवाज़ बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होती है और सीन का टेंशन थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है। उसके बाद वही आवाज़ दोबारा आती है आर यू ऑल राइट। टोन में कंसर्न होता है, जो क्लियरली बताता है कि सामने कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि कुछ इंसान हैं। एमसी के सामने अचानक एक अलर्ट पॉप होता है। सिस्टम वार्न करता है कि कोई ऐसा इंसान करीब आ रहा है जिसे यहाँ आने की परमिशन नहीं होनी चाहिए। एमसी सिस्टम पैनल को देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि सिस्टम किसकी बात कर रहा है और इतनी सीरियस वार्निंग क्यों आ रही है। एमसी के चेहरे पर टेंशन आ जाती है। उसके दिमाग में एक पॉसिबिलिटी आती है और उसे लगता है कि शायद उसने कुछ इंपॉर्टेंट मिस कर दिया है। गेस करने के बजाय एमसी डिसाइड करता है कि खुद ही सच देखना बेटर रहेगा। वो अपनी एबिलिटी यूज करने का फैसला करता है। एमसी अपनी स्पेशल स्किल एक्टिवेट करता है जिसका नाम है अल्टीमेट आइज। इस स्किल के साथ उसकी आंखों के सामने सब कुछ क्लियर हो जाता है और अब वो लोगों को सिर्फ ऊपर से नहीं अंदर से भी देख सकता है। सीन शिफ्ट होता है। हमें कुछ लोग दिखाई देते हैं जो चॉय के साथ एक ग्रुप में एक जगह की तरफ बढ़ रहे होते हैं। ग्रुप के लोग बिल्डिंग को देखकर बात करते हैं। उन्हें लगता है कि शायद यहीं से उन्हें खाने का कोई जुगाड़ मिल सकता है। उनमें से एक बंदा कहता है कि उनके पास जो रेशन था वो अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, इसलिए रिस्क लेना ज़रूरी हो गया है। एमसी अल्टीमेट आइज के थ्रू उन सबको ऑब्जर्व करता है। जैसे ही वो उनकी कंडीशन और प्रेजेंस को समझता है, उसे हल्का सा शॉक लगता है। उसी वक्त सिस्टम का अलर्ट फिर से आता है।
एमसी को क्लियर हो जाता है कि ये वही लोग हैं जो सिस्टम की कंडीशंस को मैच करते हैं और इसीलिए वार्निंग दी जा रही थी। एमसी के सामने अचानक एक नया सिस्टम प्रॉम्प्ट ओपन होता है। मैसेज देखकर उसका दिमाग रुक सा जाता है क्योंकि ये ऑप्शन नॉर्मल अलर्ट जैसा बिल्कुल नहीं लगता। एमसी ध्यान से पैनल को पढ़ता है और समझता है कि अब बात सिर्फ एंट्री की नहीं बल्कि पूरी तरह से सिटीजनशिप ऑफर की हो रही है। एमसी को याद आता है कि जब उसका एरिया एक्सपैंड हुआ था तब उसके अंदर मौजूद लोग ऑटोमेटिकली सिस्टम का पार्ट बन गए थे, चाहे उनकी मर्जी हो या ना हो। लेकिन जो लोग बाहर से आए हैं उनके केस में सिस्टम ने जबरदस्ती कुछ नहीं किया। उनके लिए एक चॉइस रखी गई है। एमसी थोड़ा टेंस हो जाता है। वो सोचता है कि अगर चॉइस है तो ये भी हो सकता है कि वे लोग उसका ऑफर रिजेक्ट कर दें। इस कंफ्यूजन के बीच एमसी के दिमाग में एक ही सवाल घूमता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि इस सिचुएशन में सही डिसीजन क्या होगा। तभी अचानक एमसी के कान में एक हल्की सी आवाज आती है, बिल्कुल पास से, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। एमसी तुरंत अपना फोकस तोड़ता है और रूम के अंदर लगी बेल स्क्रीन की तरफ देखने लगता है जैसे कोई बाहर खड़ा हो। वह कुछ सेकंड्स के लिए चुप हो जाता है। एमसी सिचुएशन को कनेक्ट करता है और समझने की कोशिश करता है कि टाइमिंग इतनी परफेक्ट क्यों है। आखिरकार एमसी एक गहरी सांस लेता है और काम होते हुए खुद से कहता है, अब देखते हैं क्या चल रहा है। एमसी धीरे धीरे वॉल पर लगे बेल स्क्रीन की तरफ बढ़ता है। उसका फोकस स्क्रीन पर होता है जैसे किसी कॉल का वेट कर रहा हो। स्क्रीन ऑन होते ही आवाज आती है। एमसी कामली पूछता है, क्या तुम वाहन हो जाए होंगे? सामने से रिप्लाई आता है, हाँ बस एक मोमेंट। तभी अचानक एमसी के सामने एक ब्लू ग्लोइंग सिस्टम मैसेज अपीयर होता है जिसमें लिखा होता है कि सिटीजन चॉय ह्यूंगजुन अभी एक क्वेस्ट के बीच में है। एमसी सिस्टम की विंडो को देखकर बिना हेजिटेट किए सीधा हाँ बोल देता है, जैसे उसे पहले से अंदाजा हो कि क्या करना है। उसी वक्त सिस्टम का नया मैसेज आता है जिसमें क्वेस्ट को एडिट करने का ऑप्शन दिखाया जाता है। एमसी कामली नया क्वेस्ट टाइप करता है जिसमें लिखा होता है कि 6 गेस्ट्स को एक प्रॉपर मील ट्रीट करना होगा। सिस्टम तुरंत रिस्पॉन्स देता है और कंफर्म करता है कि क्वेस्ट सक्सेसफुली रिफ्रेश हो चुका है। स्क्रीन पर जायहुंग थोड़ा सरप्राइज्ड होकर पूछता है, ये क्या है? एमसी सीधा जवाब देता है, हाँ ये एक नया क्वेस्ट है। एमसी आगे कहता है कि गेस्ट्स को पहले खाना देने के लिए कहना, क्योंकि उसके दिमाग में ऑलरेडी एक क्लियर प्लान है। चोई बिना ज्यादा सवाल किए थोड़ी देर सोचता है और फिर सिंपल सा जवाब देता है, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। चॉय सामने खड़े सब लोगों की तरफ देखता है। उसकी नज़र एक एक करके सब पर जाती है जैसे वो उनका डिसीजन रीड कर रहा हो। चॉय उनके पास जाकर कामली बात करता है। वो उन्हें समझाता है कि अभी के लिए ये चॉइस उन सब के लिए बेस्ट रहेगी। थोड़ी देर के बाद जवाब आता है कि वे लोग अभी के लिए मान जाएंगे। चॉय हल्का सा रिलैक्स होता है और कहता है, ग्रेट, थैंक यू। उसी मोमेंट एमसी सिस्टम को कमांड देता है और उन सब के लिए सिटीजनशिप प्रपोज करने का ऑप्शन सेलेक्ट करता है। तुरंत सिस्टम का नोटिफिकेशन पॉपअप होता है जिसमें क्लियरली लिखा होता है कि सबके लिए सिटीजनशिप प्रपोज कर दी गई है। नेक्स्ट मैसेज में सिस्टम कंफर्म करता है कि उन सबको अब 30th फ्लोर एक्सेस करने का राइट मिल चुका है। सिटीजनशिप एक्सेप्ट होते ही उन लोगों का सीन दिखाया जाता है। सब थोड़े सरप्राइज्ड होते हैं लेकिन उनके एक्सप्रेशंस में रिलीफ भी दिखाई देता है। तभी एक नई सिस्टम विंडो ओपन होती है। उसमें सिटीजन्स की टोटल काउंट और उनके रिवॉर्ड्स का अपडेटेड स्टेटस शो होता है। सिस्टम का मैसेज स्क्रीन पर दिखाता है कि अब एमसी के सिटीजन्स जो एक्सपीरियंस और मनी अर्न करेंगे वो अमाउंट 10% से इंक्रीज हो चुकी है। एमसी सोचता है कि सिर्फ मॉन्स्टर्स हंट करते हुए इतने पावरफुल बफ्स मिलना सच में अनएक्सपेक्टेड और सैटिस्फाइंग है। वो सामने खड़े आदमी की तरफ देखकर कामली बोलता है कि वो इस प्रपोजल को खुशी से एक्सेप्ट करेगा बिना किसी हेजिटेशन के। उसी मोमेंट एक सिस्टम विंडो ओपन होती है जिसमें सिटीजन मैनेजमेंट का पूरा स्टेटस स्क्रीन पर दिखाया जाता है। एमसी सोचता है कि लेवल 23 का ये इंसान पावर के मामले में उस मॉन्स्टर के बराबर हो सकता है जिसे वो पहले मार चुका है। फिर एक और सिस्टम विंडो दिखाई देती है जिसमें हा डोंगजियन का नाम लेवल 23, ट्रस्ट 19 और उसकी अवेकेंड एबिलिटी बेसबॉल थ्रो डी रैंक लिखी होती है। एमसी उसे देखकर कंफर्म करता है और कहता है कि जैसे एक्सपेक्टेड था ये बंदा एक मेटा ह्यूमन ही है। वो एक्सप्लेन करता है कि रियलिटी में बेसबॉल की पावर इस बात पर डिपेंड करती है कि उसे कौन और कैसे थ्रो करता है। एमसी आगे सोचता है कि अगर स्किल बॉल की पावर को 3 गुना कर देती है तो इसका इम्पैक्ट काफ़ी डेंजरस हो सकता है। वो मानता है कि मॉन्स्टर्स को हंट करने के लिए यह स्किल परफेक्ट है और ट्रस्ट का लेवल धीरे धीरे बढ़ाया जा सकता है। एमसी सिस्टम को ऑर्डर देता है कि सभी 6 सिटीजन्स के लिए एक्सपीरियंस डिस्ट्रीब्यूशन रेट 70% सेट कर दिया जाए। तुरंत ही सिस्टम विंडो अपीयर होती है और शॉर्ट मैसेज दिखाती है, सेटिंग कंप्लीट। एमसी सिस्टम विंडो की तरफ देखकर कामली बोलता है कि काम कंप्लीट हो चुका है, सभी सेटिंग्स प्रॉपर्ली अप्लाई हो गई हैं। वो सोचता है कि अब बस सिटीजन्स को मॉन्स्टर्स हंट करने के लिए क्वेस्ट्स देने हैं और बाकी का काम अपने आप हो जाएगा। एमसी को लगता है कि ये सब कुछ बिल्कुल गेम के ऑटो हंटिंग सिस्टम की तरह काम कर रहा है। वो मान लेता है कि अभी भी उसे उन सबको धीरे धीरे समझना होगा जब सही टाइम आएगा। एमसी सीरियस होकर सोचता है क्योंकि ये लोग ही उसके लिए अपनी फैमिली से फिर से मिलने का की बन सकते हैं। तभी अचानक एक सिस्टम पॉपअप आता है जिसमें लिखा होता है कि सिटीजन हा डोंगजियन का ट्रस्ट इंक्रीज हो गया है।
ये देखकर एमसी थोड़ा सा शॉक हो जाता है और सरप्राइज के साथ स्क्रीन की तरफ देखता है। लगातार मल्टीपल सिस्टम मैसेजेस अपीयर होते हैं। एक के बाद एक नए सिटीजन्स के नाम के साथ ट्रस्ट इंक्रीज होने का नोटिफिकेशन आता है। स्क्रीन पॉपअप से भर जाती है जो एमसी के शॉक को और बढ़ा देते हैं। एमसी और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। उसके मुंह से निकलता है, ये सब क्या हो रहा है। उसका टोन सरप्राइज और कंफ्यूजन से भरा होता है क्योंकि उसने इतना फास्ट रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं किया था। सीन शिफ्ट होता है। चॉय थोड़ा नर्वस लेकिन पोलाइट एक्सप्रेशन के साथ सभी लोगों को अंदर इनवाइट करता है। वो कहता है, प्लीज कम इन, और सभी कैरेक्टर्स घर के अंदर मूव करते हुए दिखाई देते हैं। चॉय की वाइफ थोड़ी घबराहट के साथ सबको देखते हुए पूछती है कि अचानक से ये सब क्या चल रहा है। उसके चेहरे पर टेंशन भी है और कंफ्यूजन भी, क्योंकि इतने सारे लोग एक साथ घर आए हुए हैं। चॉय तुरंत अपनी वाइफ को काम करते हुए कहता है कि अभी सब कुछ एक्सप्लेन करना मुश्किल है। वो माफी मांगते हुए बोलता है कि बाद में डिटेल में समझा देगा, लेकिन इस वक्त उसे उसकी हेल्प चाहिए। चॉय थोड़ा हेजिटेट करते हुए अपनी वाइफ से रिक्वेस्ट करता है कि क्या वो उन सब के लिए कुछ खाने का इंतजाम कर सकते। चॉय की वाइफ कुछ सेकंड्स के लिए चुप हो जाती है। वो थोड़ा सोचती है। उसके फेस पर हेजिटेशन और प्रेशर क्लियरली दिखाई देता है, जैसे वो सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रही हो। फिर वो हल्की सी सांस लेते हुए अग्री करती है और कहती है कि ठीक है, वो अभी ही जाकर काम स्टार्ट कर देगी। उसका टोन कोऑपरेटिव होता है, लेकिन अंदर से टेंशन अभी भी बनी रहती है। चॉय की वाइफ बाकी लोगों की तरफ देखकर उनसे थोड़ा वेट करने को कहती है। उसके जवाब में सब लोग रिस्पेक्टफुली थोड़ा झुककर थैंक यू कहते हैं, जैसे उन्हें रिलीफ मिल गया हो। ग्रुप के बीच खड़ा एक लड़का क्वाइटली सब कुछ ऑब्जर्व करता है। उसकी नज़र चॉय और वाइफ दोनों पर जाती है और उसके चेहरे पर क्यूरियोसिटी क्लियरली दिखाई देती है। वही लड़का थोड़ा हेजिटेट होते हुए चॉय से पूछता है कि असल में एमसी कैसे इंसान है। उसका सवाल सिंपल होता है, लेकिन टोन से लगता है कि वो एमसी को समझना चाहता है। चॉय थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। कुछ सेकंड सोचने के बाद वो ऑनेस्टली जवाब देता है कि सच कहूं तो वो खुद भी पूरी तरह श्योर नहीं है कि एमसी का नेचर कैसा है। ये सुनकर लड़का थोड़ा शॉक हो जाता है और सरप्राइज के साथ रिएक्ट करता है। उसके लिए ये अनएक्सपेक्टेड होता है कि इतना पावरफुल और इंपॉर्टेंट होने के बावजूद एमसी के बारे में कोई क्लियर जवाब नहीं दे पा रहा। चॉय थोड़ा ऑकवर्ड होते हुए क्लियरली कहता है कि एमसी के बारे में उसे ज़्यादा कुछ पता नहीं है। वो सिर्फ इतना जानता है कि एमसी उसका पड़ोसी है और इससे ज़्यादा उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। वो लड़का सोचता है एमसी कोई नॉर्मल इंसान नहीं लगता। उसके बिहेवियर और प्रेजेंस में कुछ अलग ही बात महसूस होती है। उसके दिमाग में एक बात क्लियर हो जाती है कि जो कुछ भी अब तक हुआ है सब एमसी की हेल्प की वजह से पॉसिबल हो पाया है। सिचुएशन पूरी तरह एमसी के कंट्रोल में लगती है। वो लड़का गहरी सोच में चला जाता है और एक कंक्लूजन पर पहुंचता है। उसके हिसाब से इसका मतलब यह है कि एमसी एक मेटा ह्यूमन हो सकता है। सोचते सोचते वो लड़का अपनी जैकेट के अंदर झांकता है और उसकी नज़र पॉकेट में रखे रामयून के पैकेट पर पड़ती है। ये डिटेल भी उसके दिमाग में एक सिग्नल की तरह काम करती है। वो लड़का और ज़्यादा श्योर हो जाता है कि इतना सब कुछ मैनेज कर पाना किसी नॉर्मल एबिलिटी से पॉसिबल नहीं है। एमसी के पास कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर ज़रूर है। इसी रियलाइजेशन के साथ उसके दिमाग में एक नया गोल सेट हो जाता है। वो डिसाइड करता है कि चाहे कुछ भी हो उसे एमसी पर स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन छोड़ना ही होगा। वो लड़का सोचता है कि एमसी सिर्फ पावरफुल ही नहीं है, बल्कि इतना स्ट्रॉन्ग है कि इलेक्ट्रिसिटी, फूड और वाटर जैसे बेसिक रिसोर्सेज भी प्रोवाइड कर सकता है। उसके लिए ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि करंट दुनिया में ऐसी एबिलिटी किसी मिरेकल से कम नहीं है। एमसी क्लियरली एक अलग ही लेवल पर एग्जिस्ट करता है। चॉय कामली बताता है कि खाना रेडी होने में थोड़ा टाइम लगेगा और कैजुअल टोन में पूछता है कि क्या तुम लोग पहले शावर लेना चाहोगे। शावर का नाम सुनते ही ग्रुप की दोनों लड़कियां एकदम शॉक हो जाती हैं। उनके चेहरे पर डिसबिलीफ और एक्साइटमेंट दोनों क्लियरली दिखाई देते हैं। ये सब देखकर वही लड़का अंदर ही अंदर सोचता है कि अगर यहाँ इलेक्ट्रिसिटी है तो इसका मतलब है कि यहाँ की काफ़ी फैसिलिटीज़ यूज़ की जा सकती हैं। चॉय थोड़ा कॉन्फिडेंट और खुश लगते हुए कंफर्म करता है कि हाँ, यहाँ वार्म वाटर भी अवेलेबल है। वार्म वाटर सुनते ही लड़की अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाती। उसके दिमाग में तुरंत थॉट आता है कि क्या ये भी जयहुन की एबिलिटीज़ का ही पार्ट है। चॉय एक्सप्लेन करता है कि लिविंग रूम और मास्टर बेडरूम दोनों में बाथरूम है, इसलिए तुम दोनों एक साथ वॉशअप कर सकती हो और वो उन्हें जगह दिखा देगा। चॉय की बात सुनकर दोनों लोग रिलीफ और ग्रैटिट्यूड फील करते हैं और सीधे उसे थैंक्स बोल देते हैं। तभी एक ग्लासेस वाला लड़का थोड़े सीरियस एक्सप्रेशन के साथ पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है वो इंसान भी एक मेटा ह्यूमन हो सकता है। इस पर जवाब आता है कि हाँ, ये काफ़ी लाइकली है और उसकी एबिलिटी शायद मेरी एबिलिटी से भी ज़्यादा पावरफुल हो। इसी बात के बीच एक और लड़का हंसते हुए बोलता है कि डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी हिम्मत रखो और सिचुएशन को हैंडल करो। वो लड़का थोड़ी सीरियस टोन में कहता है, इज़ दैट सो, और फिर ऑलमोस्ट रिक्वेस्ट करते हुए बोलता है कि प्लीज़ कुछ भी मत करो और बस चुप रहो। सामने वाला लड़का बात समझकर कामली रिस्पॉन्ड करता है और कहता है ओके, मतलब इस सिचुएशन में वही बेस्ट होगा। फिर ग्रुप को रिमाइंड किया जाता है कि उनका मेन फोकस सिर्फ एक ही है और वो है जितना हो सके उतना फूड कलेक्ट करना। साथ ही वार्निंग दी जाती है कि कोई भी गलती ना करे, सिचुएशन को अच्छे से समझे और बिना सोचे कुछ भी ना बोले। ये सुनकर वही थोड़ा लुनाटिक टाइप बंदा एक्साइटमेंट में बोल पड़ता है
ऑल राइट गॉट इट, जैसे उसे सब क्लियर हो गया हो। उसके बाद एक और लड़का सिंपल और शॉर्ट रिस्पॉन्स में अग्री करता है और सीधा ओके बोल देता है। इस मोमेंट में एक लड़के का क्लोज सीन दिखाया जाता है जिसके फेस से क्लियर लगता है कि वो थोड़ा टेंशन और प्रेशर में है। दूसरा लड़का उसकी तरफ देखता है और उसके एक्सप्रेशन से लगता है कि वो भी सिचुएशन को लेकर थोड़ा अनईजी हो गया है। तभी ब्यूंगो का नाम लिया जाता है और वो थोड़ी घबराहट के साथ बोलता है, सॉरी आई डिडंट कैच दैट। एक लड़का गिल्ट फील करते हुए कहता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ, लेकिन सामने से उसे तुरंत रियश्योर किया जाता है कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। लड़का थोड़ी सी टेंशन और गिल्ट के साथ सिंसियरली माफी मांगता है। उसके चेहरे से रिग्रेट साफ महसूस होता है। सामने वाला कामली रिप्लाई करता है कि सब ठीक है। वो बताता है कि वो अपनी मर्जी से आया था। ग्रुप डिसाइड करता है कि यहीं से खाना लेते हैं और फिर साथ में ग्रैंडमदर के घर चलते हैं। कैमरा फिर उसी लड़के पर आता है जिसका चेहरा थोड़ा उदास और कंफ्यूज्ड लग रहा होता है। वो लड़का हैवी एक्सप्रेशन के साथ कहता है कि अब सब कुछ काफी लेट हो चुका है। अंधेरे में कुछ मॉन्स्टर्स की टेरिफाइंग आंखें दिखाई जाती हैं जो सिचुएशन को और ज्यादा डेंजरस बना देती हैं। एक फ्रेम में दिखता है कि कोई गहरी सोच में डूबा हुआ है जहां उसके जिंदा होने की पॉसिबिलिटी को लेकर टेंशन बनी हुई है। वो लड़का बोलता है कि जगह ज्यादा दूर नहीं है, अगर सब मिलकर काम करें तो वहां पहुंच सकते हैं, बस थोड़ी देर और होल्ड करना होगा। दूसरा लड़का बात समझ आने पर रिप्लाई करता है, लेकिन उसकी आवाज में अभी भी हेजिटेशन और कंसर्न क्लियरली महसूस होता है। अचानक उन सबको बाहर से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। ये सुनते ही सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं। उसी मोमेंट सामने का दरवाजा धीरे धीरे खुलता हुआ दिखाई देता है। दरवाजे के पीछे किसी का शैडो नजर आता है। एटमॉस्फेयर और ज्यादा टेंस हो जाता है। एक लड़का घबरा कर रिएक्ट करता है और शॉक में पूछता है कि ये सब अचानक क्या हो रहा है। उस पल सभी को एक साथ महसूस होता है कि सिचुएशन नॉर्मल नहीं है, जैसे कुछ बहुत गलत होने वाला हो। तभी एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर की। वो काम और सीरियस टोन में कहता है कि वो सबकी हेल्प करेगा। सब लोग एक छोटी सी टेबल के पास चुपचाप बैठे होते हैं। रूम में अजीब सी शांति होती है, जैसे कोई कुछ बोलना चाहता हो पर सिचुएशन समझ नहीं पा रहा हो। चॉय की वाइफ थोड़ी नर्वस होकर बोलती है, आई एम सॉरी, यहाँ जगह थोड़ी कम है। उसके चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई देती है। तभी एक लड़की हल्की सी स्माइल के साथ बोलती है, इट्स फाइन, हम लोग बिना बताए आए हैं, और एटमॉस्फेयर थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। चॉय सिचुएशन को संभालते हुए बोलता है, ठीक है, खाना आने वाला है। उसकी आवाज़ काम होती है, लेकिन अंदर प्रेशर महसूस हो रहा होता है। चॉय किचन से निकलकर सबके सामने खाना सर्व करना शुरू करता है। हर प्लेट को केयरफुली टेबल पर रखा जाता है। चॉय की वाइफ थोड़ा हेजिटेट करके बोलती है, हमें नहीं पता, हम लोगों ने जो खाना बनाया है वो आप लोगों को अच्छा लगेगा या नहीं। उसकी आंखों में नर्वसनेस साफ झलकती है। टेबल पर रखी डिशेस का क्लियर सीन दिखता है, राइस, एग, वेजिटेबल्स और एग रोल्स। सिंपल होने के बावजूद खाना सरप्राइजिंगली अच्छा लग रहा होता है। एक लड़की चॉपस्टिक्स उठाकर धीरे से एग रोल पिक करती है और बिना कुछ बोले टेस्ट करती है। जैसे ही वो एग रोल खाती है, उसके चेहरे का एक्सप्रेशन अचानक बदल जाता है। शॉक के साथ उसके मुंह से थोड़ा सलाइवा टपकता हुआ दिखाई देता है। वो लड़की एक्साइटमेंट में बोल पड़ती है, ओके, इट्स अमेजिंग, क्या फीस्ट है। और टेबल पर सब लोग सरप्राइज के साथ एक दूसरे को देखने लगते हैं। चॉय की वाइफ थोड़ी शर्माते हुए बोलती है कि ये सब जयह्यून के दिए हुए इंग्रेडिएंट्स की वजह से पॉसिबल हुआ है, वरना वो सिर्फ राइस और टैंजरीन्स ही सर्व कर पाती। इसी मोमेंट एमसी के सामने एक ब्लू ग्लो के साथ सिस्टम विंडो अपीयर होती है। उसमें लिखा होता है कि पार्क हाइवॉन का ट्रस्ट बढ़कर 50 हो गया है। एमसी क्वाइटली उस सिस्टम विंडो को देखते हुए सोचता है कि हैरानी की बात है कि उसका ट्रस्ट अपने हस्बैंड से पहले ही 50 तक पहुंच गया। डिनर के बाद सब लोग पोलाइटली बोलते हैं, थैंक यू फॉर द मील, और एटमॉस्फेयर काफ़ी वार्म और रिलैक्स्ड हो जाता है। थोड़ी ही देर में सब लोग खाना एंजॉय करने लगते हैं। टेबल पर बैठकर बिना किसी टेंशन के शांति से डिनर चलता रहता है। हर किसी के फेस से साफ दिखता है कि उन्हें डिनर बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। कोई भी कंप्लेन नहीं करता। एक लड़की अब तक एग रोल्स की तारीफ करती रहती है। वो बोलती है कि टेस्ट अनएक्सपेक्टेड लेवल का है और वो रुक ही नहीं पा रही। चॉय की वाइफ स्माइल के साथ बोलती है, जी हाँ, बिल्कुल सही है। तभी उसकी छोटी सी बेटी उसे धीरे से माम कहकर बुलाती है। बेटी क्यूट आवाज़ में बोलती है, मुझे भी एग रोल्स चाहिए। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट साफ दिखाई देती है। चॉय की वाइफ प्यार से बेटी के सिर पर हाथ रखकर बोलती है, गेस्ट्स का खाना खत्म होने के बाद मैं तुम्हारे लिए बना दूंगी, ठीक है। सियोयॉन, क्या तुम मेरे साथ ये एग रोल खाना चाहोगी? उसकी आवाज़ फ्रेंडली और नॉर्मल होती है। ये सुनते ही छोटी सी बच्ची खुशी से भागते हुए उस लड़की के पास चली जाती है, जैसे उसे इसी मोमेंट का इंतजार था। बच्ची उस लड़की के पास बैठ जाती है और लड़की के फेस पर थोड़ी सी एक्साइटमेंट आ जाती है। वो थोड़ा सरप्राइज भी फील करती है। फिर लड़की चॉपस्टिक से एक एग रोल उठाती है और प्यार से बच्ची के मुंह के पास ले जाकर उसे खिला देती है। बच्ची जैसे ही एग रोल टेस्ट करती है, उसके फेस पर तुरंत खुशी आ जाती है। उसे वो बहुत ज़्यादा पसंद आता है। टेबल पर सब लोग रिलैक्स्ड मूड में अपना डिनर एंजॉय कर रहे होते हैं।
एटमॉस्फेयर बिल्कुल पीसफुल लगता है। इसी बीच एमसी शांति से चॉय और उसकी वाइफ से कहता है कि वे दोनों भी साथ बैठकर डिनर करें। चॉय और उसकी वाइफ एक दूसरे को देखते हैं, थोड़ा हेजिटेट करते हैं और फिर साइलेंटली अग्री कर लेते हैं। दोनों मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हाँ, उन्हें भी सबके साथ मिलकर डिनर करना चाहिए। इसके बाद चॉय और उसकी वाइफ भी बाकी लोगों के साथ टेबल पर बैठ जाते हैं और डिनर का सीन और भी वार्म हो जाता है। एमसी शांति से डिनर टेबल को देखते हुए सोचता है कि बहुत लंबा टाइम हो गया था जब उसने इस तरह फैमिली के साथ सुकून से खाना खाया हो। उसी मोमेंट उसे एक लंच पैकेट याद आता है जिसके ऊपर लिखा था फॉर माई सन। वो याद थोड़ी हैवी लगती है। एमसी मन ही मन बस यही सोचता है कि कहीं भी हों, सब लोग सेफ हों। यही उसकी एक विश होती है। थोड़ी ही देर में टेबल पर रखा सारा खाना ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। प्लेट्स खाली दिखने लगती हैं। तभी छोटी सी बच्ची आंखें मलते हुए कहती है, माम मुझे नींद आ रही है, और उसकी आवाज़ काफ़ी स्लीपी होती है। उसकी माम प्यार से उसे गोद में उठा लेती है और दूसरी बच्ची से भी कहती है कि अब सबको सोने चलना चाहिए। एमसी चुपचाप उन्हें जाते हुए देखता है। उसके फेस पर एक शांत और थोड़ा सोचने वाला एक्सप्रेशन होता है। फिर एमसी सीरियस टोन में कहता है, ऑल राइट, हम अब अपनी पुरानी बात खत्म करते हैं, और रूम का मूड थोड़ा चेंज हो जाता है। एमसी सामने बैठे लड़के से सीधा सवाल करता है कि क्यों तुम अपनी ग्रैंडमदर के घर नहीं जा पा रहे हो जब वो इतना पास है। लड़का थोड़ी टेंशन के साथ जवाब देता है कि ये सब सिर्फ एक वजह से हो रहा है, और वो वजह है गॉब्लिन्स। एमसी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। उसके फेस पर टेंशन साफ दिखती है। तभी सामने बैठा लड़का हाँ में सिर हिलाकर उसकी बात कंफर्म करता है। लड़का एक्सप्लेन करता है कि उन्हें धीरे धीरे समझ आया कि अपार्टमेंट के नीचे का एरिया इस पूरी प्रॉब्लम का मेन पॉइंट है। उसकी बात से ये क्लियर हो जाता है कि गॉब्लिन्स ने जानबूझकर इसी जगह को अपना अड्डा बना लिया है। एमसी अंडरग्राउंड वर्ड पर रुककर सोचता है। लड़का आगे बताता है कि वहाँ गॉब्लिन्स की गिनती बहुत ज़्यादा होने का अंदाज़ा है। एमसी का एक्सप्रेशन और सीरियस हो जाता है। वो मन ही मन सोचता है कि उसकी अल्टीमेट शटन एबिलिटी यहीं तक काम करती है। एमसी को समझ आता है कि गॉब्लिन्स बिल्डिंग के अंदर कैसे आ पा रहे हैं। लड़का बताता है कि सारे एंट्रांसेस अनसेफ हो चुके हैं, इसलिए कोई बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। एमसी को याद आता है कि पहले प्लान साइड रोड से निकलने का था। सामने बैठा लड़का भी उसी बात को कंफर्म करता है। तभी लड़का अचानक सीरियस टोन में कहता है कि वहाँ सिर्फ गॉब्लिन्स ही नहीं, बल्कि एक और मॉन्स्टर भी है जो उनसे काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। ये सुनकर एमसी थोड़ा शॉक हो जाता है। एमसी सरप्राइज के साथ रिपीट करता है, गॉब्लिन से भी ज़्यादा डेंजरस मॉन्स्टर। उसकी आवाज़ में टेंशन साफ सुनाई देती है। लड़के के दिमाग में उस मॉन्स्टर की इमेज उभरती है, एक डार्क सी शैडो जो थोड़ा वाइल्ड वुल्फ जैसा लगता है, और उसका खौफ साफ महसूस होता है। फिर लड़का बताता है कि सिर्फ एक ही वजह थी जिसकी वजह से वो लोग तुरंत भाग पाए। वो वजह ये थी कि उस वक्त वो मॉन्स्टर गॉब्लिन्स के एक ग्रुप से लड़ रहा था। एमसी मन ही मन सोचता है, शायद वो मॉन्स्टर वेयरवुल्फ जैसा कुछ होगा। लड़का कहता है कि अंधेरा ज़्यादा होने की वजह से वो श्योर नहीं हो पाए कि वो मॉन्स्टर एग्जैक्टली क्या था। एमसी कहता है कि आखिर में मॉन्स्टर से हमेशा के लिए बचकर रहना पॉसिबल नहीं है। लड़का उसकी बात से अग्री करता है। फिर लड़का आगे बताता है कि उन लोगों पर कुछ लिमिट्स भी लगी हुई हैं। एमसी पूछता है, कैसी लिमिट्स? लड़की बताती है कि फाइट के टाइम वो लोग एरोज और बेसबॉल्स का यूज़ करते हैं, लेकिन ये चीज़ें एक ना एक दिन ख़त्म हो जाती हैं। एमसी कहता है कि वो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकता है। वो पूछता है क्या वो उनका बो और एरोज देख सकता है। इस पर वो लोग एमसी को अपना बो और एरोज दे देते हैं। सिस्टम विंडो अपीयर होता है जिसमें लिखा होता है कि क्या वो इन आइटम्स को लिस्ट करना चाहता है। एमसी बिना सोचे यस बोल देता है। सिस्टम का मैसेज दिखाया जाता है जिसमें बताया जाता है कि गुड कंडीशन कंपाउंड बो को लिस्ट करने के लिए 1,530,001 पे करने पड़ेंगे, और उसके बाद सिस्टम कंफर्म करने के लिए फिर से पूछता है कि क्या वो इस आइटम को लिस्ट करना चाहता है। एमसी फिर से यस बोल देता है। उसके बाद एमसी सब लोगों से पूछता है कि क्या वो सब फाइट के लिए बोज और एरोज यूज कर सकते हैं, लेकिन सब चुप रहते हैं। एमसी सिस्टम से कहता है, परचेज 5 सेट्स ऑफ बोज एंड एरोज। फिर एमसी उन लोगों से कहता है कि अगर वो लोग यूज़ नहीं कर पाते तो उनके पास प्रैक्टिस करने का चांस है, और अब से यही वेपन्स यूज़ किए जाएंगे। इसी बीच सिस्टम का एक पॉपअप आता है जिसमें लिखा होता है कि सभी सिटीजन्स का ट्रस्ट इंक्रीज हो गया है। एमसी ये देखकर मन ही मन सोचता है कि क्या ये सच में हो रहा है। तब उनमें से एक लड़का सोचता है कि अगर वो लोग एमसी के साथ काम करें तो शायद सिचुएशन बदल सकती है। ब्यूंगो खुशी से सोचता है, शायद हम मेरी ग्रैंडमदर को बचा सकेंगे। तभी सिस्टम का मैसेज आता है, सिटीजन मून ब्यूंगो का ट्रस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लोग बात करते हैं, एमसी के दिए हुए इन आइटम्स से हमारी हंटिंग स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। एक लड़की कहती है, अगर ये ऐसा कर सकता है तो हमें अपनी जान खतरे में डालकर एरोज वापस लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एमसी हाथ उठाकर कहता है, एक मिनट रुको,
आगे बढ़ने से पहले हमें गॉब्लिन्स की संख्या काफ़ी कम करनी होगी। एक लड़का बोलता है, बिल्कुल सही। तो हम हंटिंग कब स्टार्ट करेंगे? एमसी शांत आवाज़ में कहता है, हंटिंग कल होगी। एमसी बोलता है, हाँ, जितनी जल्दी उतना बेहतर। ये सुनकर उस लड़के के माथे पर पसीना आ जाता है। लड़का थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, मैं मानता हूँ। वही लड़का भरोसे के साथ कहता है, हम कल ब्योंगो की ग्रैंडमदर को पक्का बचा लेंगे। ब्योंगो का चेहरा खुशी से चमक उठता है। लड़का थोड़ा घबराकर पूछता है, लेकिन हम लोग ये करेंगे कैसे? एमसी कॉन्फिडेंस स्माइल के साथ कहता है, हम बेट स्ट्रैटेजी यूज करेंगे। सब लोग चुपचाप टेबल के पास बैठे होते हैं और उनकी नज़र सीधी एमसी पर टिकी होती है। रूम का एटमॉस्फेयर काम है, लेकिन टेंशन क्लियरली फील हो रही है। ग्रुप में से एक लड़का एमसी के प्लान के बारे में सोचता हुआ दिखाया जाता है। उसके फेस से लगता है कि वो प्लान के आउटकम को लेकर थोड़ा अनश्योर है। तब ग्लासेस पहना हुआ लड़का बोलता है कि सब कुछ तभी स्मूथ होगा जब उनका प्लान प्रॉपर्ली वर्क करे। उसकी टोन सीरियस होती है, जैसे कोई रिस्क इन्वॉल्व हो। अचानक एक ब्राइट सिस्टम पॉपअप अपीयर होता है। मैसेज आता है कि सिटीजन चॉय ह्यूंगजुन ने अपना क्वेस्ट कंप्लीट कर लिया है और उसे 30,000 वन का रिवॉर्ड मिला है। एमसी तुरंत अपनी नज़र सिस्टम विंडो की तरफ करता है। वो इस सडन मैसेज को ध्यान से देख रहा होता है। एमसी थोड़ा रुककर सोचता है और अपने मन में सवाल करता है, क्या इस सिस्टम में पैसे वाकई ज़रूरी चीज़ हैं? उसके दिमाग में एक क्लियर थॉट आता है कि अगर उसके पास पैसे होंगे तो वो अपने सिटीजन्स का लेवल बढ़ा सकता है। फिर एमसी डिसाइड करता है कि जब तक रियली ज़रूरत ना हो वो इस ऑप्शन को अभी यूज़ नहीं करेगा। उसका एक्सप्रेशन काम और कंट्रोल्ड रहता है। इसी बीच सिस्टम का नया मैसेज पॉप होता है। सिटीजन चॉय ह्यूंगजुन का ट्रस्ट इंक्रीज हो जाता है। ट्रस्ट 50 रीच करता है और लॉयल्टी 30 क्रॉस कर चुकी होती है। अगले ही मोमेंट एक और मैसेज दिखाई देता है कि चॉय ह्यूंगजुन ने वैसल बनने के लिए सारी रिक्वायरमेंट्स मीट कर ली हैं और उसकी डिटेल स्टेटस विंडो स्क्रीन पर ओपन हो जाती है। एमसी कामली सिस्टम को कमांड देता है और कहता है कि चॉय ह्यूंगजुन को वैसल के रूप में रजिस्टर किया जाए। स्क्रीन पर कमांड कंफर्म होती हुई दिखाई देती है। रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद चॉय के बॉडी में अचानक एक स्ट्रेंज सेंसेशन होती है। उसका एक्सप्रेशन बदल जाता है, जैसे कुछ अनयूजुअल हो रहा हो। चॉय थोड़ा घबराकर बोलता है कि उसके साथ अभी अभी कुछ हुआ है, जैसे उसके बॉडी के अंदर कोई चेंज आ गया हो। तब सिस्टम के मल्टीपल मैसेजेस दिखाई देते हैं। मैसेज बताता है कि एमसी का पहला वैसल सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका है और रिवॉर्ड में एमसी को नई स्किल वैसल समन मिलती है, जिससे वो अपने वैसल को समन कर सकता है, लेकिन हर समन के बीच 2 घंटे का कूलडाउन होगा। वैसल बनने के बाद चॉय की अपडेटेड स्टेटस विंडो ओपन होती है। उस विंडो में क्लियरली दिखाया जाता है कि उसे एक नई अवेकेंड एबिलिटी मिली है, जिसका नाम है स्ट्रेंथ ऑफ अ गोरिल्ला। सिस्टम एक्सप्लेन करता है कि इस एबिलिटी के बाद चॉय की फिजिकल स्ट्रेंथ गोरिल्ला के बराबर हो चुकी है, यानी उसकी रॉ पावर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। उसके बाद एक और सिस्टम पॉपअप आता है, जिसमें बताया जाता है कि अब चॉय जितने भी मॉन्स्टर्स हंट करके एक्सपीरियंस और मनी अर्न करेगा, दोनों चीज़ें डबल मिलेंगी। एमसी चॉय की स्टेटस विंडो को ध्यान से देखते हुए एक छोटा सा प्लस आइकन नोटिस करता है, जो पहले उसकी नज़र में नहीं आया था। जैसे ही एमसी उस प्लस आइकन पर फोकस करता है, सिस्टम का नया मैसेज अपीयर होता है और पूछता है कि क्या वो अपने वैसल का लेवल बढ़ाने के लिए पैसे यूज़ करना चाहेगा। अगला मैसेज देखते ही एमसी शॉक हो जाता है, क्योंकि सिस्टम बताता है कि इस लेवल इंक्रीज के लिए 1 मिलियन वन चाहिए, और अमाउंट सुनते ही एमसी का रिएक्शन इंटेंस हो जाता है। चॉय की वाइफ एमसी को परेशान देखकर थोड़ा घबराकर पूछती है कि क्या कोई प्रॉब्लम है। एमसी कामली बोलता है कि कुछ नहीं। फिर वो चॉय से पूछता है कि वो कैसा फील कर रहा है। चॉय अपनी बॉडी को महसूस करते हुए बताता है कि उसे अंदर से कुछ अलग सा लग रहा है, जैसे उसका शरीर पहले से हल्का हो गया हो। एमसी उसकी बात सुनकर बिना किसी सरप्राइज के सिर हिला देता है, जैसे वो पहले से यही एक्सपेक्ट कर रहा हो। चॉय थोड़ा एक्साइटमेंट के साथ कहता है कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे वो करीब 10 साल छोटा हो गया हो। चॉय अपनी मुट्ठी बंद करता है और अपने हाथों में बढ़ी हुई स्ट्रेंथ महसूस करता है। उसके चेहरे पर साफ शौक दिखता है। एमसी ये देखकर हल्की सी स्माइल पास करता है, जैसे सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा हो। एमसी नॉर्मल लेकिन कॉन्फिडेंट टोन में कहता है कि ये सब उसी की वजह से हुआ है। ये सुनते ही चॉय एकदम शॉक्ड हो जाता है। एमसी मन ही मन सोचता है कि अब एक नॉर्मल सिटीजन को 10% एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस मिलेगा, लेकिन एमसी को ये भी याद रहता है कि एक वासल को सिटीजन से 2 टाइम्स ज़्यादा एक्सपीरियंस और मनी मिलती है। एमसी चॉय से कहता है कि अब उसे जितना हो सके उतने मॉन्स्टर्स मारने होंगे। चॉय आंखों में आंसू लिए हुए हाँ बोलता है और कहता है कि वो ये करेगा। एमसी हल्की सी स्माइल के साथ चॉय से कहता है कि वो इस मिशन में उस पर डिपेंड कर रहा है, और इनडायरेक्टली बता देता है कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी चॉय के ऊपर है। उसके बाद पूरी टीम एक साथ मूव करती हुई दिखाई जाती है। सब लोग वेपन्स के साथ बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। तब एक लड़का डोंगजिन से डाउट में पूछता है कि क्या सच में फर्स्ट फ्लोर चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि विंडोज़ सब ब्रोकन हैं और जगह काफ़ी ख़राब कंडीशन में लग रही है।
दूसरा लड़का तुरंत रिप्लाई करता है कि उन्हें हर हाल में चेक करना ही होगा और याद दिलाता है कि जैसे जयह्यून ने कहा था वो यहाँ रेस्क्यू टीम बनकर आए हैं। डोंगजिन अपने मन में सोचता है कि ये उनका पहला मिशन है जो डायरेक्टली एनसी ने उन्हें दिया है, इसलिए कोई भी मिस्टेक अफोर्ड नहीं की जा सकती। फिर क्लियरली मिशन का गोल बताया जाता है कि बिल्डिंग के अंदर बचे हुए सारे सर्वाइवर्स को रेस्क्यू करना है और उन्हें सेफली 30th फ्लोर तक पहुंचाना है। उसके बाद डोंगजिन मिशन का कोर पॉइंट एक्सप्लेन करता है कि इस मिशन का मेन फोकस होगा ज़्यादा से ज़्यादा गॉब्लिन्स को अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर ल्योर करना और फिर उन्हें एलिमिनेट करना। डोंगजिन आगे बताता है कि ये सब करने के लिए उन्हें जितने हो सके उतने सर्वाइवर्स को ढूंढना होगा ताकि प्लान प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हो सके। ये सब सुनते ही ग्रुप के मेंबर्स के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं और गॉब्लिन्स हंट करने का आइडिया सुनकर उन सबके अंदर एक्साइटमेंट आ जाती है। आखिर में डोंगजिन सबका कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हुए लाउड आवाज में कहता है कि अब टाइम वेस्ट नहीं करना है और क्लियर कमांड देता है कि ऑपरेशन रूम नंबर 101 से स्टार्ट करेंगे। वही लड़का वार्निंग देते हुए बोलता है कि हमें नहीं पता गॉब्लिन्स किस जगह से अचानक निकल सकते हैं, इसलिए सब लोग अलर्ट रहें। उसके बाद पूरी टीम धीरे धीरे मूव करती हुई रूम नंबर 101 की तरफ बढ़ती है। सबके हाथ में वेपन्स होते हैं। आगे चलते हुए वही लड़का अचानक रुक जाता है, जैसे उसने कुछ गलत देख लिया हो। जैसे ही बाकी लोग भी आगे देखते हैं, सबके चेहरों पर शॉक और डर साफ दिखाई देने लगता है। रूम के अंदर जमीन पर इंसानों की लाशें पड़ी होती हैं, चारों तरफ खून फैला होता है और जगह पूरी तरह साइलेंट होती है। ये सब देखकर वो लड़का अपना डर दबाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई देती है। फिर वो लड़का सिचुएशन को कंट्रोल करते हुए बोलता है कि अब यहाँ रुकना सही नहीं है और सबको आगे चलने का इशारा करता है। इसके बाद क्लोजअप में एक लड़के का हाथ दिखाया जाता है जो गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में अपने बद को जोर से पकड़ लेता है। फिर सब लोग एक ब्रोकन विंडो के पास खड़े दिखाई देते हैं जहां शीशे टूटे हुए हैं और खून के निशान लगे होते हैं। आखिर में वो लड़का इरिटेट होते हुए कहता है कि फर्स्ट फ्लोर पर अब कुछ भी नहीं बचा, यहाँ कोई सर्वाइवर नहीं है। फिर वो लड़का सिचुएशन को समझकर डिसाइड करता है कि यहाँ रुकना बेकार है और सबको जल्दी से सेकंड फ्लोर पर चलना को कहता है। उसके बाद सेकंड फ्लोर का एंट्रेंस दिखाया जाता है जहां सब लोग अलर्ट और कॉशियस मोड में खड़े होते हैं। जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं, सेकंड फ्लोर पर भी उन्हें जमीन पर मरे हुए लोग पड़े दिखाई देते हैं। ये सीन देखकर सब लोग शॉक के साथ गुस्से से भर जाते हैं। उनके चेहरों पर फ्रस्ट्रेशन और हेल्पलेसनेस साफ दिखती है। इसके बाद वो लड़का गुस्से में बोलता है कि यहाँ भी कुछ नहीं बचा और अब बिना टाइम वेस्ट किए थर्ड फ्लोर पर चलना होगा। फिर थर्ड फ्लोर का एंट्रेंस दिखाया जाता है जहां एनवायरनमेंट थोड़ा अलग और ज़्यादा क्वाइट लग रहा होता है। थर्ड फ्लोर पर आते ही जगह काफ़ी शांत होती है, कोई मूवमेंट या आवाज़ सुनाई नहीं देती। तब एक लड़का आगे बढ़कर दरवाजे पर नॉक करता है और अंदर किसी के होने का संकेत देता है। इसके बाद सब लोग अलग अलग रूम्स के दरवाजों पर नॉक करना शुरू कर देते हैं ताकि अगर कोई सर्वाइवर हो तो मिल सके। आखिर में चोई को एक दरवाजे पर नॉक करते हुए दिखाया जाता है जहां वो पूरी अटेंशन के साथ रिस्पॉन्स का इंतजार करता है। काफ़ी रूम्स चेक करने के बाद भी किसी को कोई जिंदा नहीं मिलता, जिससे सब लोग थोड़े उदास और डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। वो लड़का अपना गुस्सा कंट्रोल करता है, गहरी सांस लेता है और सिचुएशन को संभालने की कोशिश करता है। इसके बाद फोर्थ फ्लोर का एंट्रेंस दिखाया जाता है जहां सब लोग फिर से होप के साथ आगे बढ़ते हैं। फोर्थ फ्लोर पर आते ही वो लड़का जोर से आवाज़ लगाता है और बताता है कि कोई हो तो बताए, क्योंकि वो लोग रेस्क्यू टीम से हैं। तभी अचानक एक बंद दरवाज़ा धीरे से खुलता हुआ दिखाई देता है। दरवाजे के पीछे से एक कमज़ोर और थका हुआ आदमी अपना चेहरा थोड़ा सा बाहर निकालकर पूछता है, क्या तुम लोग सच में रेस्क्यू टीम हो? ये सुनकर वो लड़का थोड़ी खुशी के साथ तुरंत जवाब देता है कि हाँ, वो लोग रेस्क्यू टीम ही हैं। तब वो कमज़ोर आदमी हल्की आवाज़ में पानी मांगता है और बताता है कि उसे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है। उसकी बात सुनते ही वो लोग जल्दी से अपना बैग खोलते हैं और उसमें से एक वाटर बॉटल निकालते हैं। आखिरकार वो वाटर बॉटल उस आदमी को दे देते हैं, जिससे उसके चेहरे पर थोड़ी रिलीफ दिखाई देती है। वो आदमी अभी भी थोड़ा डाउटफुल लगता है, इसलिए फिर से कंफर्म करता है कि क्या तुम लोग सच में रेस्क्यू टीम हो और क्या ये वाटर बॉटल वाकई उसके लिए है। तब लड़का कामली एक्सप्लेन करता है कि वो लोग इसी अपार्टमेंट के रेजिडेंट्स हैं, लेकिन अब सर्वाइवर्स को बचाने के लिए यहाँ आए हैं और यहाँ से ज़्यादा सेफ जगह भी है। ये बात सुनकर वो आदमी थोड़ा सा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे इतनी क्लियरली मदद मिलने की उम्मीद नहीं थी। शॉक के बाद वो आदमी बिना कुछ बोले धीरे से दरवाज़ा बंद कर लेता है, जैसे सोच रहा हो कि क्या करे। लेकिन अगले ही पल वो आदमी अचानक पूरा दरवाज़ा खोल देता है और बाहर आने का रास्ता दे देता है। दरवाज़ा खुलते ही दिखता है कि उसके घर के अंदर कुछ और लोग भी मौजूद हैं, जो सब काफ़ी थके और डरे हुए लगते हैं। इसके बाद रेस्क्यू टीम के लोग धीरे धीरे घर के अंदर एंटर करते हैं और सबको साथ ले जाने के लिए रेडी होते हैं। तब वो आदमी थोड़ी शर्मिंदगी के साथ बोलता है कि उसे ज़्यादा डाउट हो गया था और इसके लिए वो सॉरी बोलता है। उस पर लड़का अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि उसका नाम हा डोंगजिन है और वो चाहता है कि सब मिलकर आगे काम करें। फिर डोंगजिन दोनों लड़कियों को इंस्ट्रक्शन देता है और कहता है कि वो सर्वाइवर्स को सेफली 30th फ्लोर तक ले जाएं और वापस आ जाएं। वो आदमी अचानक शॉक में आकर बोल पड़ता है, 30th फ्लोर?
मतलब क्या हम इस अपार्टमेंट से बाहर भी नहीं जा रहे? इस पर उसका लड़का थोड़ा रिलीव्ड होते हुए कहता है कि अब उसे लग रहा है कि शायद वो लोग जिंदा रह पाएंगे। तब एक लड़की उन्हें कामली बताती है कि ऊपर जाने पर उन्हें गर्म खाना और वार्म शावर मिलेगा। ये सुनते ही आदमी की बेटी अचानक शॉक हो जाती है और डिसबिलीफ के साथ रिएक्ट करती है, क्या सच में शावर भी मिलेगा? लड़की मुस्कुराते हुए फिर से कंफर्म करती है और कॉन्फिडेंटली बोलती है कि हाँ, वार्म शावर बिल्कुल मिलेगा। इसके बाद वो लड़की अपने फादर को कन्विंस करती है कि उनके साथ चलना ही सबसे सेफ ऑप्शन है। फादर थोड़ा हेजिटेंट होते हुए उनसे कंफर्म करता है कि क्या सच में सब लोग वहां ठीक रहेंगे। इसी मोमेंट पर सिस्टम का पॉपअप आता है जिसमें दिखाया जाता है कि अब टोटल सिटीजन्स की संख्या 40 हो चुकी है। और तुरंत नेक्स्ट अपडेट में सिस्टम बताता है कि अब सिटीजन्स जो भी एक्सपीरियंस और गोल्ड अर्न करेंगे उसमें 90% का इंक्रीज हो चुका है। एमसी अपने सामने खुले हुए सिस्टम विंडो को देखता है और कामली सोचता है कि अब उसके साथ टोटल 40 सिटीजन्स हो चुके हैं। एमसी आगे प्लान बनाता है कि एल्डर्स और चिल्ड्रन को पहले चॉय हुंगजुन के घर में रुकने दिया जाए ताकि वो सेफ रह सकें। बाकी बचे हुए लोगों को टेम्परेरीली कॉरिडोर में रुकने दिया जाता है क्योंकि सबके लिए जगह अभी अवेलेबल नहीं है। तब एक लड़का एमसी के पास आकर रिपोर्ट करता है कि उन्होंने मिलकर टोटल 40 लोगों को ही ढूंढ पाया। एमसी इस बात को सुनकर एक्सेप्ट करता है। वही लड़का आगे बताता है कि उन्होंने 29th फ्लोर तक हर जगह चेक कर लिया। लगता है कुछ लोग अपोकलिप्स की शुरुआत से ही अपने घर से बाहर नहीं निकले। एमसी उस लड़के की बात सुनकर उससे डायरेक्टली बोलता है, ग्रेट वर्क। फिर एमसी अपने मन में सोचता है कि चॉय का घर लगभग पूरी तरह भर चुका है और इतना अरेंजमेंट अभी के लिए काफ़ी होगा। इसी मोमेंट पर एमसी अपनी स्पेशल एबिलिटी अल्टीमेट आइज को एक्टिवेट करता है। एक पावरफुल आंख दिखाई जाती है जिनकी नज़र से कुछ भी छुप नहीं सकता, जैसे सब कुछ स्कैन हो रहा हो। फिर सीन शिफ्ट होता है जहां मून ब्यूंगो दिखाया जाता है जो कुछ सामान उठाए हुए आगे बढ़ रहा होता है। यहाँ दो लड़कियां धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती हैं ताकि वो सामने मौजूद मॉन्स्टर्स को क्लियरली देख सकें। दोनों थोड़ी कॉशियस हैं लेकिन सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रही होती हैं। इसके पैरेलल बाकी लोग मिलकर काफ़ी भारी सामान ऊपर ले जा रहे होते हैं। सब अपनी अपनी तरफ से एफर्ट लगा रहे होते हैं क्योंकि अब प्रिपरेशन सबसे इंपॉर्टेंट हो चुकी है। सब कुछ ऑब्जर्व कर लेने के बाद एमसी अपनी एबिलिटी को बंद कर देता है। उसका फोकस अब सिर्फ प्लानिंग पर होता है क्योंकि जो देखना था वो देख चुका होता है। एमसी कामली बोलता है, ऑलराइट देन। ये लाइन दिखाती है कि वो सिचुएशन को एक्सेप्ट कर चुका है और नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी है। अब एमसी अनाउंस करता है कि अब सब लोग गॉब्लिन हंट के सेकेंड स्टेज की तरफ बढ़ेंगे। इस मोमेंट पर सीन का टोन थोड़ा सीरियस और इंटेंस हो जाता है। फिर वही लड़का सब लोगों को एक जगह इकट्ठा करता है ताकि सबको एक साथ प्लान समझाया जा सके। सब लोग उसकी बात ध्यान से सुनने के लिए रेडी हो जाते हैं। लड़का क्लियरली बोलता है कि अब वो सबको पूरा प्लान बताने जा रहा है। इस पॉइंट पर ग्रुप का फोकस एकदम उसी पर होता है। वो एक्सप्लेन करता है कि उनका मेन गोल ये है कि अंडरग्राउंड छुपे हुए सारे गॉब्लिन्स को बाहर निकाला जाए, यानी फाइट से पहले उन्हें सरफेस पर लाना सबसे ज़रूरी है। आखिर में वो कंफर्म करता है कि ऑपरेशन की शुरुआत फ्लोर से होगी। यहीं से उनका सेकेंड स्टेज ऑफिशियली स्टार्ट होता है। प्लान एक्सप्लेन किया जाता है कि सब लोग 2 टीम्स में डिवाइड होंगे। पहली टीम बी एक पर मौजूद गॉब्लिन्स को बाहर निकालेगी और जैसे ही वो सामने आएंगे उन्हें वहीं पर ख़त्म कर दिया जाएगा। उसके बाद स्ट्रैटेजी का नेक्स्ट स्टेप बताया जाता है जिसमें कहा जाता है कि क्लियर होने के बाद नीचे B2 फ्लोर पर बचे हुए गॉब्लिन्स को भी सिस्टमैटिकली हंट करके मार दिया जाएगा। तब एक लड़का थोड़ा स्मार्टली हाथ उठाकर सवाल पूछता है। वो डाउट एक्सप्रेस करता है कि अगर इनिशियल एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा गॉब्लिन्स निकले तो सिचुएशन कैसे हैंडल होगी। वो आगे कंसर्न बताता है कि ऐसी कंडीशन में सब लोग फर्स्ट फ्लोर पर ही फंस सकते हैं और अगर गॉब्लिन्स की लाशें हटाते वक्त कोई प्रॉब्लम आ गई तो रिस्क और बढ़ जाएगा। इसी बीच एक लड़की एक्साइटमेंट और कॉन्फिडेंस के साथ बोलती है कि चिंता की कोई बात नहीं, वो अकेले ही उन सबको ख़त्म कर देगी। उस पर एक लड़का रिप्लाई करता है कि इस बार उनके पास लास्ट टाइम से कहीं ज़्यादा एरोज अवेलेबल हैं। उस बात को सुनकर लड़का थोड़ा काम टोन में बोलता है, वेल, अगर तुम लोग इतने कॉन्फिडेंट हो जैसे वो प्लान को अप्रूव कर रहा हो। अचानक से सब लोग अलर्ट हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पास से किसी के आने की एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है जिससे एटमॉस्फेयर थोड़ा टेंस हो जाता है। नेक्स्ट सीन में कुछ गॉब्लिन्स दिखाए जाते हैं जो अंधेरे में आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। क्लियरली पता चल जाता है कि दुश्मन पास आ चुका है। सिचुएशन को समझते ही वो लड़की बिना एक सेकंड वेस्ट किए तुरंत अपना बाव उठाकर गॉब्लिन्स की तरफ एरोज शूट करती है। उसके एक्यूरेट अटैक के साथ ही एक साथ 2 गॉब्लिन्स वहीं पर गिर जाते हैं और सीन का टोन पूरी तरह इंटेंस से सेटिस्फाइंग बन जाता है। फिर एक लड़का अपना बैट पकड़कर धीरे धीरे आगे बढ़ता है और सीधा आखिरी बचे हुए गॉब्लिन की तरफ मूव करता है। वो लड़का अपने बैट को घुमाता है और सिर्फ एक पावरफुल स्ट्राइक में उस लास्ट गॉब्लिन को वहीं पर ख़त्म कर देता है। इस मोमेंट तक सारे गॉब्लिन्स मर चुके होते हैं और पूरा एरिया थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है।
तब वही लड़का बैट यूज करने वाले लड़के से पूछता है कि जब फाइट बैट से करनी थी तो एरोज क्यों लाए। इस बात पर वो लड़का थोड़ा सा शॉक होकर हाँ में जवाब देता है। उसी वक्त एक लड़की अचानक सबका अटेंशन खींचते हुए कहती है, उधर देखो, जैसे उसने कुछ अनयूजुअल नोटिस कर लिया हो। सब लोग देखते हैं कि गॉब्लिन्स की लाशें धीरे धीरे अपने आप गायब होने लगती हैं, बिना किसी टच या एक्शन के। ये सीन देखकर मून ब्यूंग-हो अपने मन में सोचता है कि क्या ये भी एमसी की कोई एबिलिटी हो सकती है। फिर एक लड़का कामली बोलता है कि अब चलो फ्लोर की तरफ चलते हैं, जैसे नेक्स्ट प्लान ऑलरेडी क्लियर हो। उसी वक्त एक कैरेक्टर सोचता है कि उसे पहले से ही पता था कि एमसी के पास इस सिचुएशन का सोल्यूशन जरूर होगा। तब एक सिस्टम विंडो अपीयर होती है जिसमें दिखाया जाता है कि सिटीजन्स का ट्रस्ट एमसी के लिए इंक्रीज हो चुका है और मल्टीपल लोगों का नाम उस लिस्ट में शो होता है। एमसी कामली बॉटल का कैप घुमाता है और वाटर बॉटल ओपन कर रहा होता है, बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में। उसके आसपास मल्टीपल सिस्टम विंडोज फ्लोट कर रहे होते हैं और एमसी अपने मन में सोचता है कि टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट है। एमसी के माइंड में थॉट आता है कि उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी सिचुएशन ऐसी बन गई जैसे वो सब पर नजर रख रहा हो। तब अचानक एक सिस्टम मैसेज डिस्प्ले होता है जिसमें दिखाया जाता है कि मून ब्यूंगो का ट्रस्ट 50 तक पहुंच चुका है और वो वैसल बनने की सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट कर चुका है। ये देखकर एमसी शॉक में बोलता है कि अभी तो सिर्फ कुछ ही घंटे हुए हैं और इतनी जल्दी ये सब हो गया। फिर एमसी सोचता है कि ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि जितने ज़्यादा वैसल्स होंगे उतनी ही फास्ट उसकी ग्रोथ होगी। उसके बाद मून ब्यूंगो की स्टेटस विंडो स्क्रीन पर ओपन होती है जिसमें उसका डिटेल डेटा दिखाया जाता है। एमसी जब मून ब्यूंगो की करंट लॉयल्टी देखता है जो 88 होती है तो वो क्लियरली सरप्राइज हो जाता है। थोड़ी देर सोचने के बाद एमसी अपने मन में कहता है कि ये कोई बुरी बात नहीं है। फिर एमसी हल्का सा स्माइल करता है और सिस्टम विंडो के थ्रू मून ब्यूंगो को ऑफिशियली वैसल के फॉर्म में रजिस्टर कर लेता है। यहाँ हमें B1F का एंट्रेंस दिखाया जाता है जहाँ से नीचे का कॉम्बैट एरिया क्लियरली विजिबल होता है। इस जगह पर सब लोग गॉब्लिन्स के साथ फाइट कर रहे होते हैं, तभी अचानक पीछे से एक बहुत तेज ग्लो पूरे एरिया में फैल जाता है। इसी मोमेंट पर मून ब्यूंगो की बॉडी से लाइटनिंग जैसे स्पार्क्स निकलने लगते हैं जो नॉर्मल बिल्कुल नहीं लगता। ये सीन देखकर सब लोग पीछे मुड़कर शॉक में पूछते हैं कि अचानक ये सब क्या हो रहा है। ग्लो इतना इंटेंस होता है कि सारे मॉन्स्टर्स अपनी आंखें बंद कर लेते हैं क्योंकि वो लाइट डायरेक्टली उन पर पड़ रही होती है। उसके बाद पूरे एरिया में लाइटनिंग इफेक्ट स्प्रेड होता हुआ दिखाया जाता है, जैसे एनवायरनमेंट ही चेंज हो रहा हो। तब अचानक अंधेरे में से कुछ टेरिफाइंग और ग्लोइंग आंखें दिखाई जाती हैं जो सिचुएशन को और ज़्यादा स्कैरी बना देती हैं। इन आंखों को देखते ही सारे मॉन्स्टर्स पीछे हटने लगते हैं, उनके मूवमेंट्स में क्लियर हेजिटेशन होता है। इसी बीच एक लड़का गुस्से और पैनिक में चिल्लाते हुए कहता है कि उसे नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन अभी रुकने का टाइम नहीं है। फिर सब लोग मिलकर मॉन्स्टर्स को भागते हुए अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगते हैं ताकि फाइट का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकें। यहाँ सब लोग मॉन्स्टर्स की तरफ एरोज फायर करते हुए दिखते हैं जिससे पूरा एरिया एरोज की साउंड से भर जाता है। एरोज मॉन्स्टर्स को लगती हैं, तब एक लड़की गुस्से और फोकस के साथ अपना कॉन्सेंट्रेशन और ज़्यादा बढ़ा लेती है। इसी फोकस के साथ वो अपनी स्पेशल एबिलिटी एक्टिवेट करती है और एक साथ मल्टीपल एरोज फायर करती है। उस अटैक से एक ही मोमेंट में कई गॉब्लिन्स डायरेक्टली मर जाते हैं और बैटलफील्ड थोड़ा क्लियर होता दिखता है। लेकिन तुरंत ही दिखाया जाता है कि गॉब्लिन्स की नंबर अभी भी बहुत ज़्यादा है जो रुकने का नाम नहीं ले रहे। मून ब्यूंगो भागते हुए चिल्लाकर कहता है कि गॉब्लिन्स की काउंट उनकी सोच से काफ़ी ज़्यादा है। वो बोलता है कि उन्हें बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था कि इतने सारे गॉब्लिन्स अट्रैक्ट हो जाएंगे और उसे लगता है कि B2 के गॉब्लिन्स भी तक आ गए हैं। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती देख सब लोग गॉब्लिन्स से बचकर पीछे की तरफ भागने लगते हैं। फिर सब लोग जल्दी जल्दी इमरजेंसी एग्जिट की तरफ मूव करते हैं ताकि इस जगह से निकल सकें। आखिर में सब लोग इमरजेंसी एग्जिट से बाहर निकल जाते हैं और गॉब्लिन्स को पीछे छोड़ देते हैं। यहाँ एक लड़का दरवाजे को जोर लगाकर बंद और लॉक करने की कोशिश करता है ताकि गॉब्लिन्स अंदर ना आ पाएं, लेकिन तुरंत ही कुछ गॉब्लिन्स दरवाजे के बीच हाथ घुसा देते हैं और उसे लॉक होने से रोकने लगते हैं। इसके बाद सब लोग मिलकर पूरी ताकत से दरवाज़ा पकड़कर रोकने की कोशिश करते हैं, पर गॉब्लिन्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है और वो धीरे धीरे दरवाज़ा खोलते जाते हैं। तब एक लड़का चिल्लाता है कि इसी तरह इन्हें रोकते रहो, बस थोड़ी देर और। साथ ही वो बोलता है कि जल्दी से फर्स्ट फ्लोर की तरफ मूव करो बिना रुके। इसी मोमेंट पर उन्हें पीछे से कुछ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस का एहसास होता है, जैसे कोई एक्टिवेट हो रहा हो। यहीं पर चॉय अपनी एबिलिटी स्ट्रेंथ ऑफ अ गोरिल्ला एक्टिवेट करता है और उसके बॉडी में पावर सर्ज होता है। उस पावर के साथ एक जायंट गोरिल्ला का शैडोवी फिगर दिखाया जाता है जो उस स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। आखिरी पैनल में चॉय कंप्लीटली पावर अप स्टेट में दिखाई देता है। फिर चॉय अपनी पावर का यूज़ करके दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता है और उसे पूरी ताकत से ब्लॉक करता है। गॉब्लिन्स अंदर घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन चॉय उन्हें रोके रखता है। सब लोग चॉय को देखकर घबरा जाते हैं,
लेकिन चॉय उन्हें शांत रहने को बोलता है। वो कहता है, तुम लोग आगे बढ़ो, मैं यहीं इन्हें रोक के रखूंगा। चॉय अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाता है और दरवाजे को पकड़ के रखता है। इस बीच वो बार बार बोलता है कि सब लोग जल्दी से ऊपर चढ़ जाएं। फिर एक लड़का चॉय की आवाज़ सुनता है और बोलता है कि अब रास्ता सेफ है, सब लोग जल्दी ऊपर जाओ। ये सुनते ही लोग एक एक करके भागते हुए ऊपर जाने लगते हैं। चॉय भी उनके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक उसका पाँव फिसल जाता है। बैलेंस बिगड़ जाता है और वो फ्लोर पर गिर जाता है। चॉय के गिरते ही गॉब्लिन्स और मॉन्स्टर्स उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। ये सीन देखकर बाकी लोग पैनिक में आ जाते हैं। तब एक ताकतवर लड़का आगे बढ़ता है और चॉय की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन मॉन्स्टर्स की ताकत ज़्यादा होती है। फिर भी सब लोग मिलकर चॉय को बचाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। अब सबसे पीछे वो लड़का रह जाता है। वो जल्दी ऊपर आने की कोशिश करता है, उसके पीछे बहुत सारे गॉब्लिन्स होते हैं।